तो भाई हमने देखा कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक विभर होता है, तो यहाँ तक का कंटेंट हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आगे जो टॉपिक हमें पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या नाम है मेरे बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज मैराथन की इस कक्षा में हम लोग पूरा चैप्टर खत्म करने की फिराक में है। हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो कोशिश जारी रखेंगे। थोड़ा बगल वाले क्लास से कह दो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बोलने दो। हाँ। तो भाई आज अब अगला टॉपिक है हमारा विद्युत चुंबकीय चलिए बच्चों, अब हम लोग समझेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की कहानी क्या और कैसे है, उनमें क्या बातें हैं, कैसे होती हैं वो बातें, इन सब पर विस्तृत वर्णन, विस्तृत चर्चा। तो इससे पहले हम सभी लोगों ने क्या पढ़ लिया, समझ लिया विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स समझ लिया? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ या काल्पनिक तल के अविलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब उसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। कक्षा 10 में लगभग थोड़ा बहुत तो परिचय होता ही हम लोगों का इनसे, है ना? तो चलिए देखते हैं अब हम लोग की विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। देखो तो लाला लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सबसे पहले बात करते हैं। याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की फिनोमिना में अगर कोई चुंबक हो और कोई कुंडली हो, ठीक है, कई कंटेंट हैं उस पे, मैं जो खाली बता रहा हूँ ये एक अकेली प्रक्रिया के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, और भी उसमें तथ्य हैं जिनसे आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं उस पर। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है लाला? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में मान लेते हैं हमारे पास कोई कुंडली हो। क्या हो मेरे बच्चों? कुंडली हो, या इसके स्थान पे कोई लूप हो सकता है। अगर हमारे पास कोई कुंडली हो या कोई लूप हो, और अगर इस कुंडली या लूप के तल से बद्ध लूप और कुंडली को कहाँ रख दिया जाए? चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए। कहाँ रखा जाए बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए। और अगर बाई द वे कहानी ऐसी हो किसी भी कारण से, अभी मैं वो कारण भी बता देता हूं आपको कि किन किन कारणों से ऐसा होगा, लेकिन अभी इसकी बात को सुनते हैं। देखिए किसी भी कारण से अगर हमारी कुंडली और लूप को, जिसको हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में उनको रखने पर उनसे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, क्या हो बच्चों? अगर कुंडली या लूप के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो? परिवर्तन, तो हमारी कुंडली में ऑटोमेटिक से एक बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है। क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। समझ में आया? अब इस चीज को प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे जनरेट होता है सबर रखेंगे, 11वें चैप्टर का पहला डेरिवेशन ही यही करेंगे कि जब हम किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहां आखिर क्या ऐसा कारण हो जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। इसको हम लोग 11वें चैप्टर में डेरिवेट करेंगे। अभी यहाँ कंटेंट सुन लेते हैं कि हाँ ऐसे होता है। कैसे होता है 11वें चैप्टर में मिलेगा, परेशान मत होइए, ठीक है? तो एक बार फिर से कंटेंट पर ध्यान देते हैं हम लोग। अगर हमारे पास कोई कुंडली हो बच्चों, क्या हो? कुंडली के स्थान पे लूप भी हो सकता है, और कुंडली या लूप को हम लोग कहाँ रख दें? किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, ठीक है? और अगर बाई द वे उस कुंडली या लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो, कुंडली और लूप के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में मेरे बच्चों लगातार परिवर्तन, तो जब ऐसा होता है तो हमारी उस कुंडली या लूप में ऑटोमेटिक से सबसे पहले एक विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, जैसे हम लोग कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं बच्चों? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं उसको, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और प्रेरित विद्युत वाहक बल को मेरे बच्चों हम लोग लिखते हैं ई से, स्मॉल ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भाइयों? स्मॉल ई से लिखते हैं। समझ में आया? ठीक है। और जब कुंडली में एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, विद्युत वाहक बल एज अ वोल्टेज होता है, उसको ज्यादा भौकाल नहीं देना कि कुछ और है। तो जब कुंडली में विद्युत वाहक बल जन्म ले लेता है बच्चों, तो हमारी कुंडली में एक धारा फ्लो होने लगती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा। क्या कहते हैं बच्चों? प्रेरित धारा कहते हैं। आई बात समझ में? तो इस घटना को देखो,
किसी कुंडली या लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उस लूप या कुंडली में ऑटोमेटिक से वोल्टेज का जनरेट हो जाना, ऑटोमेटिक से उसमें धारा का फ्लो होना, ये प्रक्रिया कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ में आया? ठीक है, ध्यान से मेरी बात एक बार सुनिए कि जब किसी कुंडली अथवा लूप के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उस कुंडली या लूप में एक धारा फ्लो होने लगती है, बहने लगती है, जिसे हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। इस पूरी घटना को मेरे बच्चों कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, समझ में आ गया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की कहानी समझ में आ गई। अब चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है फैराडे। वैज्ञानिक फैराडे ने, माइकल फैराडे ने इसी पर संबंध दो नियम दिए हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो लॉ है ये फैराडे ने दिए हैं, माइकल फैराडे, और दो नियम उन्होंने दिए। चलिए देखते हैं ये दोनों नियम क्या है। तो एक बात आप लोगों को मोटे मोटे तौर पे जो याद रखना वो यही याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होगा बच्चों। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमारे पास कोई कुंडली होगी या इसके स्थान पे कोई लूप हो सकता है, और लूप या कुंडली के तल से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी में परिवर्तन होगा, जिसके कारण में वहां पे स्मॉल ई जनरेट होगा, और स्मॉल ई जनरेट होने के कारण उसमें धारा बनेगी। आपको इतनी ही बात मोटे मोटे तौर पे याद रखनी है, ठीक है, कि जब हमारी कुंडली या लूप के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगी, जिसके कारण उसमें एक प्रेरित धारा आएगी। आई बात समझ में? बस इतनी बात याद रखनी है। अब इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब इसी घटना पर फैराडे ने अपने दो नियम को प्रतिपादित किया है, जो कि बोर्ड के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम उस पर बात कर लेते हैं बच्चों। इस हेडिंग का नाम है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है बच्चों, है ना। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी, चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, संबंधी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के क्या नियम है, आइए अब हम इन पर बात करते हैं। तो बच्चों, माइकल फैराडे ने कुल दो नियम दिए हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेट करता हुआ माइकल फैराडे ने कुल कितने नियम दिए? दो नियम दिए। समझ में आया? उन्होंने इस नियमों में इसी बातों की चर्चा किया हुआ है कि विद्युत वाहक बल जो जनरेट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसका डायरेक्शन क्या कैसे है, इसी बातों पर माइकल फैराडे ने यहाँ बातचीत किया है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे के कितने लॉ हैं बच्चों? दो लॉ। ठीक है, तो चलिए उसमें से हम पहले नियम की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण नियम है बच्चों। तो फैराडे का पहला नियम, फैराडे का कौन सा नियम? पहला नियम। चलिए देखिए, अगर हम फैराडे के पहले नियम के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा फैराडे के पहले नियम में क्या क्या बातें कही जाती हैं। चलिए सुनिए, फैराडे के पहले नियम में हमसे कहा जाता है कि अगर किसी कुंडली से बद्ध, किसी लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हो तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आता है। ठीक है, ये तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। तो फैराडे ने इसी पर आगे बात कंटिन्यू करते हुए कहा कि ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी लूप में या किसी कुंडली में आ रहा है, ये इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू तुम्हारी कुंडली में जितना चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर ले लो, उसी ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है बच्चों वो इसी फॉर्मूले के तौर पे काम करता है। तो भाई देखिए, फैराडे का पहला नियम किस बारे में बात करता है? फैराडे का नियम जो पहला नियम है वो इस बारे में बात करता है कि अगर किसी कुंडली अथवा लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसके कारण आपकी कुंडली में जो विद्युत वाहक बल आ रहा है, इस विद्युत वाहक बल का परिमाण तुम्हारी कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, पहले लाइन टू लाइन आप सेंटेंस सुन लीजिए। फैराडे के पहले नियम के हिसाब से किसी कुंडली से बद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब इसका पूरा भाव समझते हैं, इसका पूरा अर्थ समझते हैं। ठीक है, जैसे देखो, मान लिया हमारे पास एक कुंडली थी और उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स पहले था φ1,
उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना था? φ1 था। अब उसमें थोड़ा सा टाइमिंग बीत गया। कितना टाइमिंग बीता? डेल्टा टी। और अब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 से बदल करके मान लिया φ2 हो गया। समझ में? चुंबकीय फ्लक्स में पहले कितनी पहले चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना था? फिर डेल्टा टी टाइमिंग के बाद कितना हो गया? φ2 हो गया। तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है ना। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पे ये हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। फैराडे ने शांति से कहा कि परिवर्तन हो रहा है ना। अगर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो विद्युत वाहक बल आएंगे ना। फैराडे ने शांति से कहा ये जो विद्युत वाहक बल आ रहा है ना बच्चों, इस परिवर्तन की तुम ऋणात्मक दर निकाल दो। तो बाबू लोग चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे पता चले? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को हम लोग लिखते हैं डेल्टा φv से। कैसे निकालेंगे? φ2 माइनस φ1। अंतिम के चुंबकीय फ्लक्स में से पहले का चुंबकीय फ्लक्स घटा दो तो तुम्हें क्या निकल के मिल जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। क्या मिल जाएगा बच्चों? तो ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की कहा दर निकालो कि मानी यतना चुंबकीय फ्लक्स कितने टाइमिंग में बदला। तो लाला डेल्टा φb में जब आप डेल्टा टी से भाग करो, डेल्टा टी टाइम तो लगा है φ1 से φ2 होने में। कितना टाइमिंग लगा है? डेल्टा टी टाइमिंग लगा है φ1 से φ2 होने में। आई बात समझ में? ठीक है, तो उसकी दर निकालो। तो हमने निकाल दिया चुंबकीय फ्लक्स में कितना बदलाव आया? डेल्टा φ1। कितने टाइमिंग में? जब टाइमिंग से इसमें भाग कर दिया तो इसे हम पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। फैराडे ने कहा था कि जो ई का मान है वो उसी दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, डेल्टा φb बटे डेल्टा टी। यही आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ है। और इसी फॉर्मूले से हम लोग किसी लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या नाम है, परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल जो जनरेट होता है हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, सुनिए फिर से सुनिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि कुंडली में जो विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, ये विद्युत वाहक बल प्रेरित है ये, ठीक है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अर्थात E = माइनस डेल्टा φb बटे डेल्टा टी। डेल्टा φb बटे डेल्टा टी इस बात का प्रतीक यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि डेल्टा φb हमारे लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है और डेल्टा टी उसी परिवर्तन के दौरान लगा समय। और ये इसके दर को हमने निकाला, दर को ऋणात्मक शो कर दिया। यही आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्या नाम इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाए। और यही फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है। ये तो बात हो रही है लूप के लिए। अगर यहाँ पे बाय द वे कुंडली आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? कुंडली आ जाए तो याद रखना लूप में केवल एक फेरा होता है। अगर एक फेरे से बद्ध विद्युत वाहक बल E है तो बाबू n फेरे से बद्ध हो जाएगा माइनस n इंटू डेल्टा φb बटे डेल्टा। ठीक है बच्चों? अब आप लोग यहाँ देखो E n को डेल्टा के अंदर ले जाएंगे अगर हम लोग तो माइनस डेल्टा n φb बटे डेल्टा। ये आ जाएगा किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। समझ रहे? ये किसके लिए बच्चों? किसी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उस प्रेरित विद्युत वाहक बल को निकालने का ये क्या है मेरे बच्चों? फॉर्मूला। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ देखो n इंटू φb दिख रहा है। क्या दिख रहा है? n इंटू φb। बच्चों n इंटू φb को हम लोग कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या। क्या कहते हैं? फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या। फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या कहते हैं n इंटू φb को। इसका मात्रक होता है वेबर डैश टर्न। क्या होता है बच्चों? वेबर डैश टर्न इसका मात्रक है। अब फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या का मतलब क्या है? फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या का मतलब बहुत सामान्य है कि तुम्हारी कुंडली में जितने फेरे हैं उन सभी फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। कुंडली के किसी एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स तो खाली φb है, लेकिन कुंडली के सभी फेरों से बद्ध अगर हम चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात करते हैं तो वो n φb है और इसी को हम लोग कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या। इसका मात्रक होता है वेबर डैश टर्न। समझ में? कांस्टेंट मान नहीं होता है, ये डिपेंड करता है किसी कुंडली पर, ठीक है, उनके फेरों की संख्या पर, उन कुंडलियों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स पर। तो ये आपके फैराडे के फर्स्ट लॉ की कहानी है। समझ में आ गई इतनी बात? एक बार फैराडे का फर्स्ट लॉ फिर से सुन लेते हैं। फैराडे के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग यदि किसी कुंडली अथवा लूप के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली अथवा लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फैराडे ने बताया कि इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है तुम्हारी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर। ठीक है, अर्थात
अगर मान लिया डेल्टा टी टाइमिंग में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी का हुआ है तो E इज इक्वल टू दर कैसे निकालेंगे, माइनस डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। समझ में? ये लूप के लिए है, लूप में क्योंकि एक फेरा होता है तो एक फेरे से बद्ध आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुंडली के लिए तो कुंडली में फेरों की संख्या n होती है बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा कुंडली से बद्ध फेरों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए n इंटू डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। n को हमने डेल्टा के सिंबल के अंदर प्रवेश कराया तो ये हो जाएगा n इंटू डेल्टा फाई बी, और यहाँ n इंटू डेल्टा फाई बी हम लोग कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या, इसका मात्रक होता है वेबर डैश टन। फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या कोई नई राशि नहीं है, ये फ्लक्स ग्रंथिकाओं फ्लक्स क्या है चुंबकीय फ्लक्स का ही मान है, लेकिन ये कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध है। समझ में? चलिए हाँ हाँ, अब वही चीज बताने जा रहा हूँ। देखिए अब बात करते हैं कि ये यहाँ माइनस सिंबल क्या कर रहा है। ठीक है, ये माइनस सिंबल क्यों है, अब आइए उस पर बात करते हैं कि यहाँ ऋणात्मक दर क्यों आता है। ऋणात्मक दर सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि ये जिन कारणों से जन्म लेता है विद्युत वाहक बल, जिन कारणों का से जन्म लेता है उन्हीं कारणों का वो विरोध करता है। और अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ना हुआ होता तो विद्युत वाहक बल जन्म नहीं लेता। और यहाँ क्योंकि विद्युत वाहक बल के कारण ही वो जन्म ले रहा है, इसी वजह से माइनस सिंबल शो हो रहा है, जो सिर्फ इतने का ही प्रतीक है कि ये कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है और मैं इस परिवर्तन का विरोध करता हूँ। मैं इसी के जरिए जन्मा हूँ लेकिन मैं इसी परिवर्तन का विरोध करता हूँ। माइनस सिंबल सिर्फ इस बात को बताता है। ठीक है बच्चों, तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। फैराडे के फर्स्ट लॉ में आप लोग याद रखिएगा, इसे हम लोग न्यूमैन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूमैन का नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई? फैराडे का फर्स्ट लॉ की कहानी क्लियर हो गई। अब देखते हैं फैराडे के सेकंड लॉ में क्या है। देखो फैराडे के सेकंड लॉ की कहानी और सहज है बच्चों। फैराडे के सेकंड लॉ जिसे हम लोग कहते हैं द्वितीय नियम, फैराडे का सेकंड नियम जिसे हम लोग कहते हैं द्वितीय। तो द्वितीय नियम में क्या है बच्चों, कैसे है आओ समझते हैं। देखो द्वितीय नियम में इसी माइनस सिंबल पर चर्चा की गई है। द्वितीय नियम में ये बताया जाता है, अच्छा द्वितीय नियम को हम लोग लेंज का नियम कहते हैं, बहुत पॉपुलर लॉ है लेंज का नियम। क्या कहते हैं बच्चों? लेंज का नियम है, बहुत फेमस नियम। अब देखो लेंज के नियम में या द्वितीय नियम में इस बारे में चर्चा की गई है कि जब हमारी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो होता क्या है, उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा आ जाती है, यही होता है। ठीक है, तो जब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा आ रही है तो चाहे प्रेरित धारा की मैं बात कर लूं, चाहे प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में बात करूं, चाहे प्रेरित धारा की मैं बात कर लूं, चाहे प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में बात करूं, इनकी दिशा सदैव इस प्रकार से होती है कि ये उसी कारण का विरोध करते हैं। इसकी दिशा सदैव ऐसी होगी कि ये उसी कारण का विरोध करेंगे जिस कारण से ये खुद उत्पन्न हुए। सुने? ठीक है, उसी कारण का विरोध करते हैं जिस कारण से ये खुद जन्मते हैं, समझे, खुद पैदा होते हैं। अब कहानी क्या है, कैसे है, आओ समझ लेंगे। फिलहाल ये लेंज का नियम इसे कहा जाता है। ठीक है, फैराडे के फर्स्ट लॉ में यही बात बताई गई है कि विद्युत वाहक बल उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। नॉर्मल सा फर्स्ट लॉ हो गया। अब वहाँ ऋणात्मक जो दर है उसी ऋणात्मक दर पर सेकंड लॉ में चर्चा की गई और सेकंड लॉ में ये बताया गया है कि प्रेरित धारा हुआ या प्रेरित विद्युत वाहक बल हुआ, ये उसी कारण का विरोध करेंगे हमारे सामने जिस कारण से वो खुद पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, माइनस सिंबल सिर्फ इसी बात का प्रतीक है। और अब हम पूरी भरपूर तरीके से चर्चा करेंगे कि ये जो द्वितीय लॉ है, द्वितीय नियम है, सेकंड नियम है, ये सेकंड नियम कैसे कैसे विरोध करता है उस पर बात करते हैं लोग। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो फैराडे का सेकंड लॉ है या लेंज का नियम है, ये लेंज के नियम में आखिर हमारे सामने जो बात कही जा रही है वो काम कैसे करता है, चलो देख लेते हैं। देखिए, तो इस हेडिंग का नाम होता है बच्चों फैराडे के या लेंज के नियम की व्याख्या। लेंज की नियम की व्याख्या।
इस पर बात करते हैं कि लेंज के नियम की व्याख्या में क्या है, कैसे है, किन किन बातों का जिक्र है। चलो, मतलब मिला जुला करके विद्युत चुंबकीय प्रेरण हुआ या फिर क्या नाम है, प्रेरित धारा हुआ या प्रेरित विद्युत वाहक बल हुआ, इनका डायरेक्शन हम कह रहे हैं ना आपसे साफ साफ कि उस कारण का विरोध करते हैं जिस कारण से कुछ जन्म लेते हैं। ठीक है, चलो आओ यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इस हेडिंग को समझने से पहले एक छोटा सा हेडिंग, छोटा सा टर्म मैं आपको समझा दूं ताकि यहाँ पे आप थोड़ा आसानी से उस बात को समझ सकें। देखो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के तरीके देख लो पहले कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितने तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के निम्नलिखित तरीके हैं। भाई, किसी कुंडली से बद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी तो सारी कहानी होगी। तो अब हम यही बात करेंगे यहाँ पे कि हमारी कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है ये कितने तरीकों से हो सकता है, हमें उस पर चर्चा करनी है। आओ देख लेते हैं। हमारी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित तरीके हैं, निम्नलिखित फैक्ट्स। पहला, अगर मान लिया हमने कि हमारे पास कोई कुंडली हो, क्या हो, कुंडली हो, और इस कुंडली को हमने किसी चुंबक के समीप रखा है, तो चुंबक के समीप चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबक के समीप क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। शांति से रखे रहोगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसी विशेष कंडीशन में ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। अगर चुंबकीय क्षेत्र खुद अपना मान को लगातार चेंज कर रहा है तब तो संभव है कि कुंडली रखी रहे वहीं पे, चुंबक रखा रहे, ऑटोमेटिक चुंबकीय फ्लक्स बदल जाएगा। लेकिन अगर मान के चल रहे हैं कि एक मैग्नेट है और वो स्टेबल रखा हुआ है और एक कुंडली है वो भी शांति से रखी हुई है, तो किसी जन्म में अगर चुंबकीय क्षेत्र एक समान बना हुआ है और परिवर्ती नहीं है तो किसी जन्म में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया? कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन का मान 0 रहेगा। अब देखो, तो बाबू लोग, हम कुंडली ले लेते हैं और इस कुंडली को किसी चुंबक के सामने रख देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको शो करूं, ये एक चुंबक है, चुंबक का ये नॉर्थ पोल है और यहाँ मैंने एक कॉइल रख दिया। ठीक है, ये कुंडली। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब यहां से तो चुंबकीय बल रेखा ऐसे निकलेंगी। यहां क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा ऐसे निकलेगी। ठीक है, ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही। अच्छा, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर मैं चुंबक या कुंडली के बीच में दोनों में से किसी एक को मूव करा दूं, गति कराऊं, ठीक है, कुंडली को या मैग्नेट को, दोनों में से किसी एक की गति करा दूं। अगर दोनों में से कोई एक गति कर रहा है और एक रुका हुआ है, ठीक है, दोनों में से कोई एक गति कर रहा है और एक रुका हुआ है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं सापेक्षिक गति या अपेक्षिक गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपेक्षिक गति। तो अगर कुंडली और चुंबक के बीच क्या हो जाए, अपेक्षिक गति हो जाए। चलो ध्यान दो, अब यहाँ ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इस कुंडली से बद्ध कितनी चुंबकीय बल रेखा है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। हम क्या कर रहे हैं, कुंडली को एक बार इस मैग्नेट के समीप ले जा रहे हैं और दूसरी बार मैग्नेट से दूर कर रहे हैं। चलो आप यही देख लो, अंतर तुरंत देखो। जितनी चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ जब हमारा पहली बार में कुंडली था तब है, क्या यहाँ पास लेके आए तभी भी उतनी है? अब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के बढ़ने से चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना। और उसी कुंडली को जब मैं अपने मैग्नेट से दूर ले जाता हूँ तो इस कुंडली से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट रही कि नहीं घट रही? इसका मतलब ये है कि पहला फैक्ट हमने देखा कि अगर कुंडली और चुंबक दोनों में से कोई एक गति करेगा तो गति करने के कारण आपकी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का ये पहला कारण दिखाई दिया। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का पहला कारण क्या है कि कुंडली और चुंबक के बीच गति कराओ, अपेक्षिक गति कराओ, मतलब एक को रुके रहो दूसरे को ट्रेवल कराओ। समझ में आ गया? ठीक, तो पहला हो सकता है। दूसरा देखिए कि भाई हम किसी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को ले जो चुंबकीय क्षेत्र ही परिवर्ती रहे। क्या करें? ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को ले लें जिसका चुंबकीय क्षेत्र ही परिवर्ती रहे, लगातार अपने मैग्नेटिक फील्ड को बदलता रहे। समझ में आया? और ऐसा करता कौन है? ऐसा करता है प्रत्यावर्ती धारा। कौन करता है बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जो लगातार अपने मान को चेंज करती है। समझ में? और जब वो धारा के मान लगातार चेंज करेगी तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो भी लगातार बदलता हुआ जनरेट होगा। आई बात समझ में? ठीक,
तो पहला कारण हमने देखा। अब दूसरा कारण हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में आपने रख दिया, क्या किया, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपने कुंडली को रख दिया, तब तो ऑटोमेटिक अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान लगातार बदल रहा है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा होता है, समझ में। अब बी लगातार चेंज हो रहा है तो फाई बी तो बदलेगा ही बदलेगा। तो दूसरा कारण ये हो गया, समझ में। कुंडली को अगर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दे जिस चुंबकीय क्षेत्र का मान लगातार बदलता हो तो आपके फाई बी का मान ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, समझ में। तीसरा फैक्ट हो सकता है कि आप कुंडली का जो तल है उस तल का क्षेत्रफल बदल दो, लगातार बदलता हुआ रखो। कुंडली का तल किसी प्रकार से डिजाइन कर लो, कुंडली का तल इस हिसाब से आप मैनेज कर लें कि उसका क्षेत्रफल लगातार बदलता है। तो बाबू यही देखो, फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। अगर ए का मान बदल रहा है तो फाई बी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, लगातार चेंज हो जाएगा, समझ में। फोर्थ स्टेप होता है कि आप लगातार बी और ए के बीच का कोण बदल दो, जिसे हम लोग कहते हैं कुंडली को घुमा करके। कुंडली क्या करिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाइए, तो जिससे होगा क्या, अगर कुंडली घूमेगी तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा, समझ में आया। क्योंकि जब थीटा का मान लगातार बदलेगा तो उससे फाई बी का मान चेंज होगा। तो इतने फैक्ट हैं, इतने तरीके हैं कि हम किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। आई बात समझ में। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के तरीके समझ में आ गए, ठीक। अब आते हैं हम लेंज के नियम पर। चलिए ध्यान से समझते हैं बच्चों। लेंज का नियम कहता है कि हमारी जो कुंडली होती है उस कुंडली में अगर चुंबकीय फ्लक्स में तुम परिवर्तन करोगे तो हमारी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होगा, जिसे हम लोग न्यूमैन का लॉ कहते हैं। सेकंड लॉ में फैराडे बताते हैं, जिसे लेंज का नियम कहा जाता है। उसमें इन्होंने कहा कि भाई जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या प्रेरित धारा है, ये सदैव अपने डायरेक्शन को इस हिसाब से रखते हैं कि उसी कारण का विरोध करते हैं जिस कारण से खुद उनका जन्म हुआ है, समझ में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि लेंज के नियम की व्याख्या, मतलब कैसे वो उसी कारण का विरोध करता है जिस कारण से खुद उत्पन्न होता है, समझ में आया। चलिए देखते हैं, आ जाओ बच्चों। देखिए ये मान लिया हमारे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है। मैग्नेट का कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। और उसके ठीक सामने यहाँ एक कॉइल रखा गया, वृत्ताकार कॉइल है। कॉइल के कॉइल की संरचना कुछ भी रख सकते हो, उसकी आकृति कुछ भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक वृत्ताकार, हमने लूप मान लो, कुंडली मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल यहाँ ये कुंडली हम मान के चल रहे हैं। ये क्या है बच्चों, एक कुंडली, ठीक है। ये क्या है भाई, एक कुंडली। चलिए अब एक बात बताना, ध्यान से समझना, पूरे कहानी को आपस में लिंक करना। देखो मैं क्या करूंगा, अपेक्षित गति कराऊंगा। अभी मैंने बताया भैया अगर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हुआ तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए दोनों के बीच अपेक्षित गति जरूरी है। दोनों के बीच क्या जरूरी है, मतलब एक को स्टेबल रहने दो और दूसरे को गति करा। समझ में आया। अब देखो गति कराने में मैं करूंगा क्या, एक बार इसको नजदीक लेके आऊंगा, एक बार इसको दूर लेके जाऊंगा। आई बात समझ में। हम चुंबक को अस्थायी रख करके कुंडली को मूव करा रहे हैं, या आप कुंडली को अस्थायी रख करके मैग्नेट को मूव करा सकते हैं, एक ही बात है, अलग बात नहीं है। समझ में आया। चलो देखो ध्यान से समझना। अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं इस कुंडली को मैग्नेट के नजदीक लेके आऊं तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। बहुत ध्यान देना, क्या होगा, परिवर्तन। तो कुंडली में क्या आ जाएगा, विद्युत वाहक बल आ जाएगा, और विद्युत वाहक बल के कारण उसमें क्या बहेगा, प्रेरित धारा बहेगा। बहुत ध्यान देना। अब इसका मतलब ये है कि कुंडली में एक धारा बहने लगी कि नहीं बहने लगी, कुंडली में एक धारा बही। क्यों बही, क्योंकि यहाँ एक घटना घट रही है। कौन सी घटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कैसे घटी, हमने जब कुंडली को मैग्नेट के पास लाया तो हमने ये देखा कि इससे बद्ध तो चुंबकीय फ्लक्स बदल गया। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो लॉ होता है ये तो यही होता है कि अगर किसी कुंडली या किसी लूप के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा तो उसमें विद्युत वाहक बल और धारा आ जाएगा। आ गया यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया, कुंडली को मैग्नेट के पास रखा,
पहले दूर था, हम पास लेके आए इसको। जब पास आया तो भाई इस कुंडली से बद्ध phi में परिवर्तन हो गया, और इसमें परिवर्तन होने के कारण हमारी कुंडली में विद्युत वाहक बल आ गया, जिसके कारण कुंडली में धारा बहने लगी। कुंडली में क्या बहने लगी? धारा बहने लगी। समझ में आ रहा है? अब अगर मेरे बच्चों कुंडली में धारा बहने लगी, कुंडली में क्या हुई? धारा बहने लगी। और अगर कुंडली में धारा बहने लगी, कुंडली में धारा बहने लगी, तो याद रखना, क्या ये कुंडली खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट करेगा? धारा कहूं भी पैदा हो, कौनो धारा रहे, तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इस चुंबक के कारण है, और दूसरा इस कुंडली में पैदा हो गया। क्यों पैदा हुआ? क्योंकि क्या आ गया वहां पे? कैसे आया? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करा। परिवर्तन हमने कैसे किया? मैग्नेट के समीप कुंडली को ले जाकर। क्लियर इतना कंटेंट? ठीक, ध्यान देना। इस कुंडली में क्या हो गया मेरे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? और याद रखो, लूप हो या कुंडली हो, उसमें धारा या तो क्लॉकवाइज बह सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज, और कहूं बह सकता लगा नहीं बह सकता। जब तुम्हारा लूप ऐसे है तो या तो ऐसे धारा बहेगा, है ना, और या तो बहुत बह जाएगा तो धारा ऐसे बह जाएगी, और धारा बह ही नहीं सकता किसी एंगल में। समझ में आ रहा है? अरे धारा ऐसे जाई या तो ऐसे है, और कहनो और भाई कैसे बहेगा? नहीं बह सकता। अब देखो, अगर धारा बच्चों ऐसे बह रहा है, जैसे मैंने संरचना बना रखा है, ठीक है, अगर धारा ऐसे बह रहा बच्चों, तो याद रखना है कि जो पोल आपके सामने होता है वो नॉर्थ होता है। समझ में? ऐसे आप सिंबल से याद रखिएगा, ठीक है? क्यों? नीचे वाला अच्छा सॉरी। तो ये वाला तल, अगर कुंडली में धारा ऐसे डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो कुंडली में दो तल पाए जाएंगे ना। चुल्लो लो पे ना कोनो लो लो लो। है देखो देखो, जैसे मान लो ये लूप, ये क्या है गाइस? लूप। अब लूप में दो फेस पाया जा रहा है, एक ये सामने का और दूसरा इसके पीछे। दो फेस पाया जा रहा है कि नहीं पाया? और अगर बाई द वे इसमें धारा उधर से इधर को आए, उधर से, तो ये जो तल तुम्हारे सामने ये नॉर्थ होगा, और जो पीछे ये साउथ होगा। समझ में आया? ठीक। और अगर इसके अगर विपरीत धारा बहने लगी, धारा क्या हुई? उसके विपरीत बहने लगी मेरे बच्चों, तो याद रखो ये वाला साउथ हो जाएगा। अब धारा का डायरेक्शन और सिंबल दोनों इंडिकेट हो रहा है यहाँ से। देखो ई, ये जो इनके पूंछ है, इनके जो हेड टेल है, उनको धारा का डायरेक्शन मान लो। और धारा तुम्हारी देखो ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसे हो रहा है ना। तो देखो यस बन गया कि नहीं बना? यस मतलब साउथ। और अगर ऐसे धारा जा रही है तो इसके पूंछ को धारा का डायरेक्शन उधर मान लो, इसका इधर मान लो। तो देखो धारा ऐसे आ रही है और ये बन गया नॉर्थ। तो अगर धारा ऐसे डायरेक्शन में फ्लो होती है तो कुंडली का जो तल आपके सामने होता है वो नॉर्थ होता है, और अगर धारा वैसे बहती है तो जो तल तुम्हारे सामने होता है वो साउथ होता है। अच्छा, अगर ये नॉर्थ हो गया सामने वाला, तो इसके पीछे वाला क्या है? और अगर ये साउथ हो गया तो पीछे वाला पल्ले पड़ गई इतनी कहानी। ठीक, चलो ध्यान दो। अब एक बात बताओ, ध्यान देना, इसमें कौन सी धारा बहने लगी भैया? प्रेरित धारा। कौन सी धारा बहने लगी? प्रेरित धारा। ध्यान देना, इसमें बहने लगी प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा बह रही है तो एक पोल उसका नॉर्थ होगा, दूसरा पोल उसका साउथ होगा कि नहीं होगा? होगा। अब याद रखो, अगर मेरे बच्चों यहाँ ध्यान दो, आप कुंडली को क्या कर रहे हो? मैग्नेट के पास ला रहे हो। मैग्नेट के क्या कर रहे हो? पास। तो ये जो सामने का तल है जब नजदीक आने लगता है तो खुद को नॉर्थ बना देता है। खुद को क्या कहता है? और नॉर्थ क्यों बनाता है? क्योंकि उसमें जो प्रेरित धारा बह रही है वो ऐसे बहने लगती है, इस डायरेक्शन फ्लो में। समझ में? वो क्या होता है? इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है। इस वजह से अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये खुद को क्या बना लेती है? नॉर्थ। अब बहुत ध्यान दो, नॉर्थ पोल में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? लेकिन कुंडली क्या कर रही है? इसके नजदीक आ रही है। देखो सुनो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि हम इस कुंडली को चुंबक के पास ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पास ला रहे हैं। इसी कारण से इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हुई। और क्या बहा उसमें? प्रेरित धारा बही। प्रेरित धारा बहा ना। अब प्रेरित धारा ने अपने डायरेक्शन को ऐसा कर दिया कि नजदीक आने का विरोध होने लगे। कैसे? ये जो पोल था
इसका धारा का डायरेक्शन ऐसा हुआ कि इसी के सामने वाला तल नॉर्थ पोल बन गया। अब देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ऐसा कुछ हो रहा है ना। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्यों हुआ? कुंडली को नजदीक लाने पे खुद के धारा ने, जो इसमें प्रेरित धारा जन्मा है, उसने अपने डायरेक्शन को ऐसा कर दिया कि अब सेम पोल हो गए दोनों। क्या होने लगा? प्रतिकर्षण। क्या होने लगा? और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्यों हो रहा था? जब आप कुंडली को नजदीक लेके जाते। अब मान लो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये तुम्हारी कुंडली है, पहले वहां थी, जब इसको नजदीक लाने लगे तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई और प्रेरित धारा का डायरेक्शन ऐसे हो गया मेरी उंगली के हिसाब से, समझ रहे? और अब देखो ये पोल नॉर्थ है, ये पोल कैसा है? नजदीक आ रहा है। ये भी सामने वाला तल कैसा हो जाएगा? नॉर्थ। क्या होने लगा? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण मतलब नजदीक लाने का विरोध, और नजदीक लाने के सेंस का मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध। आई बात समझ में? ठीक है, ये होता है जब हम लोग कुंडली और मैग्नेट के बीच अपेक्षिक गति करते हैं। यही लेंज का नियम है, समझ रहे हैं? लेंज के नियम में यही बात तो बताई गई थी। उस कारण का विरोध करता है जिसे खुद किस कारण का विरोध करने लगा भैया? नजदीक लाने का विरोध करने लगा। नजदीक लाने का विरोध करने लगा। आई बात समझ में? अब मान लो सेम पोल है और दूर ले जाने लगा। सेम पोल है और क्या करने लगा? दूर ले जाने लगा। अब देखो ये वही नॉर्थ पोल है और अब हम लोग अपनी कुंडली को क्या कर रहे हैं? यहाँ से दूर ले जा रहे हैं। चलो यहाँ कुंडली है, अब देखो हम इसको क्या कर रहे हैं बच्चों? दूर लेके जाएंगे। जब दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो तभी होगा, अभी बताया नजदीक दूर ले जाने पे, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तभी होगा। अब देखो अब की बार जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा फिर क्या होगा भैया? प्रेरित धारा आएगा कि नहीं आएगा? इसमें क्या बहने लगा? और अब की बार प्रेरित धारा का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा कि इस नॉर्थ के सामने ये तल पड़ रहा है ना। अब की बार इसमें धारा का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा कि ये साउथ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये तल साउथ हो गया। कहाँ ले जा रहे हो? साउथ और नॉर्थ पोल में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है ना। इसमें प्रेरित धारा क्यों आया? दूर ले जाने के कारण। दूर ले जाने के कारण आया। जब इसमें प्रेरित धारा दूर ले जाने के कारण आ रही है तो धारा ने खुद के डायरेक्शन को ऐसा कर दिया कि दूर ले जाने का विरोध होने लगे, क्योंकि अट्रैक्शन होने लगा, विरोध होने लगा। समझ में? ठीक इस तरीके से लेंज का नियम काम करता है। और अब जरा देखो दोनों सिचुएशन। अच्छा मैंने नॉर्थ पोल को लेकर के बात किया है, साउथ पोल लेकर के भी ठीक है, घटना घटेगी, अलग नहीं रहेगी। ठीक है, अगर मैग्नेट के साउथ पोल को लेकर के हम बात करने लगेंगे एग्जैक्टली सेम फिनोमिना हो जाएगा। समझ में? ठीक है, नजदीक लाओगे तो जो तल उसके सामने रहेगा वो साउथ बन जाएगा और नजदीक लाने का विरोध करने लगेगा प्रतिकर्षण बल के द्वारा, और अगर दूर ले जाओगे तो नॉर्थ बन जाएगा और दूर ले जाने का वो विरोध करने लगेगा आकर्षण बल के द्वारा। समझ में? इस तरीके से लेंज का नियम काम करता है। और लेंज के इस नियम से हमें एक बात समझ में आ रही है, ध्यान से सुनो। लेंज के इस नियम से बच्चों क्या समझ में आ रहा है? एक निष्कर्ष समझ में आ रही है, एक बात समझ में आ रही है। और वो बात क्या है? वो बात ये है मेरे बच्चों, ध्यान देना, कि हमें जब नजदीक लाना पड़ रहा है तो इस प्रतिकर्षण बल या इस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के क्या करना पड़ रहा है? विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। और याद रखो कुंडली और मैग्नेट के बीच जो तुम आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, ये कार्य इस सिस्टम में, इस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किस रूप में संचित होता है? अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। याद रखना, बोर्ड में ऑप्शन में मिलता है। कहाँ मिलता है मेरे बच्चों? लेंज का जो पहला नियम है ये किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आई बात समझ में? लेंज के नियम की पूरी कहानी क्लियर हो गई? ठीक है, चलो। हाँ भैया, तब प्रतिकर्षण होगा तो, लेकिन उसमें तब प्रेरित धारा वगैरह नहीं जनरेट होगा। हाँ, प्रतिकर्षण होता है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तो जैसे अगर प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण के विपरीत ले जा करके आप उसके बावजूद कार्य करा रहे हैं तो बिल्कुल वहां ऊर्जा जो है संरक्षण का लॉ लगेगा। ठीक है, लेकिन वहां इस कंटेंट को नहीं लगाना कि वो भी नॉर्थ पोल हो जाएगा। वो जो
मैग्नेट में पोल फिक्स रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे मैग्नेट में ऐसे नॉर्थ था, नजदीक लाए तो वो भी नॉर्थ हो जाएगा, दूर ले जाने लगे तो साउथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें चीजें फिक्स होती है, खाली कुंडली या लूप में होगा ये सब। ठीक है बच्चों, तो ये आपको लेंज के नियम की कहानी समझ में आ गई। हाँ भैया, डिपेंड करता है कि डायरेक्शन में चल रहा है कुंडली में। हाँ कुंडली में, में हाँ कुंडली में धारा के डायरेक्शन पर ये बात डिपेंड करती है। ठीक है, कि ये नॉर्थ बनेगा कि साउथ बनेगा। चलिए इसके बाद मेरे बच्चों आगे की कहानी है, ये देखते हैं। इतना समझ में आ गया? गजब का टॉपिक है एकदम। यस यस। क्या हुआ जी? हाँ? पानी पी रहा है अगला दिन क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा में संबंध, प्रेरित आवेश में संबंध। चलिए देखिए, अगला टॉपिक है प्रेरित विद्युत वाहक तथा प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश में नहीं संबंध नहीं, खाली प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। ये है बच्चों ना, अरे कौन बात नहीं, किताब में दुल्लू की जोड़ी लिखा वैसा लिखा है। ठीक है, तो संबंध उस दिन मैंने उससे। चलो, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश क्या है, इनके छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये इनके छोटे छोटे डेरिवेशन है। आइए कर लेते हैं। चलो देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल की। किसकी बारे में बात करेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल की। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, देखो मान के चल रहे हैं हमारे पास एक कुंडली है। क्या है बच्चों? कुंडली। और इस कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो हम मान लेते हैं कैपिटल एन है। कुंडली में कितने फेरे? कैपिटल एन, हमेशा मान लेते हैं कि हमारी इस कुंडली में कितने फेरे बच्चों? कैपिटल एन फेरे। ठीक है, और इस कुंडली में फेरे जो चुंबकीय फ्लक्स है, मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय में इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी का हो गया। यस सर। समझ में? अब वो चाहे किसी मेथड से हुआ, चाहे परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने से हुआ है, चाहे कुंडली या लूप के बीच अपेक्षिक गति से हुआ है, या फिर तल को घुमाने से हुआ है, किसी भी कारण से हुआ है। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि कुंडली में फेरों की संख्या n थी और डेल्टा टी समय में उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितने का हो गया? डेल्टा फाई बी का हो गया, है ना। चलिए, तो फैराडे के प्रथम नियम से, कैसे बच्चों? फैराडे के प्रथम नियम, ठीक है, फैराडे के प्रथम नियम से। चलिए समझते हैं इस बात को। फैराडे के प्रथम नियम के हिसाब से देखो, इस कुंडली में डेल्टा टी टाइमिंग में चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा वो इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन इंटू, या एन को आगे करना कोई दिक्कत नहीं, एन इंटू डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी आता है कि नहीं आता? आता है, हम जानते हैं यही अपना प्रेरित विद्युत वाहक बल है बच्चों, इसमें कोई नया फॉर्मूला जनरेट नहीं होता। ठीक है, ये फैराडे के फर्स्ट लॉ से है और यही हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है। अच्छा ठीक है, चलो देखो अब हम बात कर लेते हैं प्रेरित धारा पर। किस पर बात कर लेते हैं? प्रेरित धारा पर। अच्छा एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला आया है इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी, ये हमसे जानते हो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये अगर हमसे कह रहा है ना कि अगर फेरों की संख्या ज्यादा हुई, फेरों की संख्या ज्यादा हुई तो हमारी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा उसका मान ज्यादा होगा। समझ में आया? उसका मान कैसा होगा बच्चों? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अब हम बात करते हैं प्रेरित धारा के लिए। किसके लिए बात करते हैं? प्रेरित धारा के लिए। चलो यहाँ ध्यान से देखो मेरे बच्चों,
प्रेरित धारा का डेफिनेशन अगर देना हो तो आप ऐसे कहिए कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण किसी कुंडली में जो धारा उत्पन्न होती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू लोग, मान लिया कि उस कुंडली, ये जो कुंडली हमने लिया है इसका प्रतिरोध कैपिटल आर है, और कुंडली है तो प्रतिरोध नहीं रहेगा क्या? क्यों नहीं रहेगा? रहना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो मान लिया कुंडली का जो प्रतिरोध है वो कितना बच्चों? कैपिटल आर। अगर कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर है, ठीक है, हमारी कुंडली का हम मान के चल रहे हैं बच्चों प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो बाबू कुंडली में धारा हो जाएगी, और कुंडली में कौन सी धारा बहेगी? प्रेरित, है ना? तो कुंडली में प्रेरित धारा हो जाएगी, प्रेरित धारा। स्मॉल आई इज इक्वल टू धारा बराबर वोल्टेज बटे प्रतिरोध होता है। यहाँ वोल्टेज के रूप में काम करता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो यहाँ हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई बटे आर हो जाएगा बच्चों। अब ई की वैल्यू हम जानते हैं कितनी, तो उसको रखेंगे तो ये हो जाएगा अथवा आई इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाइव बी बटे डेल्टा टी एंड टोटल के बटे आर। इसके नीचे एक मान सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू माइनस एन बटे आर इंटू डेल्टा फाइव बी बटे डेल्टा। ये आपके प्रेरित धारा के लिए समीकरण हो गया बच्चों। ये किसके लिए समीकरण हो गया? प्रेरित धारा के लिए समीकरण हो गया। और प्रेरित धारा के समीकरण से एक बात हमें स्पष्ट हो रही है कि कुंडली का प्रतिरोध जितना कम अथवा कुंडली में फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, हमारी कुंडली में जो प्रेरित धारा बहेगी उसका मान उतना ही अधिक होता है। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, हमारी कुंडली में प्रेरित धारा देखो, फेरों की संख्या जितनी ज्यादा रहेगी धारा का मान उतना अधिक, प्रतिरोध का मान जितना ज्यादा रहेगा धारा का मान उतना अधिक, सॉरी कम होगा। ठीक है, क्योंकि आई और आर के बीच का रिलेशन विरोध कर रहा है। आई बात समझ में? ठीक, उसके बाद अब हम बात करते हैं आवेश को लेकर के। तो प्रेरित आवेश, ठीक है, प्रेरित आवेश देखिए, प्रेरित आवेश में क्या कहानी है, कैसे आओ देखते हैं। देखो, अगर लाला लोग हम बात करते हैं प्रेरित आवेश को लेकर के, तो Q बराबर I इंटू टी होता है कि नहीं होता? अच्छा, एक चीज ये भी याद रखना, तुम्हारी कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होगा जब तक कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। जिस समय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन खत्म, उसी समय आपके कुंडली में जो प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो भी खत्म हो जाए। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो, कितने टाइमिंग तक यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है? तो Q बराबर I इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब I का मान ये होता है, तो वहां रखेंगे कि ये हो जाएगा Q बराबर I इंटू, I का मान यहाँ रख दो, माइनस एन इंटू आर डेल्टा फाइव बी बटे डेल्टा टी इंटू, इससे हो जाएगा कैंसल, Q इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाइव बी बटे आर। ये आपके प्रेरित आवेश का फॉर्मूला है बच्चों, इससे हम लोग प्रेरित आवेश कैलकुलेट करेंगे। ये प्रेरित धारा का फॉर्मूला है और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। आई बात समझ में? ये तीनों कंटेंट है, कोई दिक्कत? सभी तो आसान है, ठीक है? हाँ बच्चे, क्या चीज? यहाँ हर जगह पे याद रखना, माइनस सिंबल सिर्फ इसी बात का संकेत है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि उसी कारण का विरोध कर रहे हैं जिस कारण से वो खुद, समझ में आया? इसके बाद हमें पढ़ना है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित गतिमान चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विभवांतर, यही है? यस सर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान
ऋजुरेखीय चालक के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक पर क्या प्रेरित विद्युत दिखने लगा। हाँ? बहुत देर से हम देख रहे थे। अभी हुआ है तो ये सब भी। अभी हुआ? बता दिया करो यार, हम लोग का वॉलपेपर ये लोग देख लेंगे। तार वाला हटा दीजिए। हाँ? तार वाला सिस्टम हटा दीजिए। बाहर का साउंड थोड़ा ज्यादा हो सकता है। जी अभी आपका कैमरा गिरेगा। कैसे? अरे आप जा रहे थे, आपके पीछे चलो चलो बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान ऋजुरेखीय चालक के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित। चलो बच्चों, हम समझेंगे कि हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें एक सीधा चालक है और वो गति कर रहा है। ठीक है, तो गति करने से उसके सिरों पर कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो चालक के सिरों पर आ रहा है उसे हम लोग प्रेरित विभवांतर ही कह रहे हैं, कुछ और नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे है, क्या है। देखो, मान लिया भैया हमारे पास यहाँ एक चालक है। क्या है बच्चों? ये हो गया चालक। ऋजुरेखीय, ऋजुरेखीय का मतलब क्या होता है ना? सीधा सीधा। ये चालक और इस चालक को हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं बच्चों? एक समान चुंबकीय। ये अपना चालक हो गया। चालक को नाम दे देते हैं, इस सिरे का नाम दे देते हैं जे, इस सिरे का नाम दे देते हैं के। ठीक है, और इसकी लंबाई मान के चल रहे हैं हम लोग स्मॉल एल। कितनी है बच्चों? स्मॉल एल। ठीक है, इस चालक की लंबाई कितनी बाबू? स्मॉल एल। और इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ हम लोगों ने। ये क्रॉस लाइनें जो मैं शो कर रहा हूँ, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा कागज तल के विलंबोर अंदर की ओर। इसकी दिशा किधर को मेरे बच्चों? ठीक है, ये ठीक है। चलिए अब कहानी सुनिएगा। हम किसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई सीधा चालक चलाया जाए, गति कराया जाए, तो उसके सिरों पर वोल्टेज आएगा, प्रेरित विभवांतर आएगा। हम वही समझने वाले हैं कि जो प्रेरित विभवांतर आएगा या जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा वो कितना आएगा, उसका मान कितना होगा, हमें उसी पे चर्चा करनी है। आइए बात करते हैं। चलिए, तो इस डेरिवेशन को करने के लिए, इस कंटेंट को समझने के लिए हमने यहाँ एक सिस्टम तैयार किया हुआ है। जिस सिस्टम में आप देख पा रहे हैं कि हमने क्रॉस तार के द्वारा, क्रॉस चिन्हों के द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है बच्चों? एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखा रखा है। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमारा चालक ऐसे उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं के अभिलंबवत इसकी लंबाई पड़ रही है। समझ में आया? इसकी लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी अभिलंबवत है और इस चालक का नाम है जेके, जिसकी लंबाई है एल। अब इस चालक को मेरे बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मैंने v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत दिशा में चला दिया। समझ में आ रहा है? देखो, इसकी लंबाई को लेकर के हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत चला दिया। अब एक बात बताओ, अगर चुंबकीय बल रेखाओं का डायरेक्शन इससे अंदर की ओर है और मैं ट्रैवलिंग उधर को करा रहा हूँ, क्या डिग्री का एंगल? समझ में आ रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो बाबू लोग ये चालक है, अगर इस चालक को हम लोग चलाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर ये अपने चालक के विलंबवत डायरेक्शन में ही, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र के विलंबवत दिशा में ही तो ट्रैवल करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत ट्रैवल करने लगे।
अब एक बात बताओ, हमारे चालक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों रहते हैं और चालक है धातु का बना होगा, और अगर ये धातु का बना हुआ चालक है तो एक बात बिल्कुल श्योर रहना है कि इसमें पाए जाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन जिन परमाणु से निकला है वो धनायन, यानी 2 लोग होंगे यहाँ पे। कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। पहला होगा आपका इस चालक के अंदर का धनायन जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, समझ रहे हैं, और दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? अच्छा, एक चीज जरा बहुत गौर से सुनो, आपको मैंने ये बताया हुआ है, ये चीज पढ़ाया हुआ है मैंने पीछे 7वें चैप्टर में, कि अगर किसी भी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग गति कराते हैं तो उस आवेशित कण पर बल लगता है कि नहीं लगता? तो किसी आवेशित, अच्छा भी बात बताओ, इसके अंदर कितने प्रकार के कण हैं? 2, और दोनों आवेशित है कि नहीं है? एक धन आवेशित है, दूसरा ऋण आवेशित है। जो ऋण आवेशित है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और जो धन आवेशित है वो इस धातु के परमाणु है, इस चालक के परमाणु है। अगर मैं, ध्यान देना मेरी बातें, इस चुंबकीय क्षेत्र में जो इसकी दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है, हम उसके अभिलंबवत दिशा में v वेग से चालक चला रहे हैं, तो क्या इसमें बैठे हुए इलेक्ट्रॉन या धनायन चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत दिशा में v वेग से नहीं चलेगा? चलेगा। तो क्या सभी परमाणुओं पर एक बल नहीं लगेगा? लगेगा। तो बाबू लोग, इसमें उपस्थित जो धनायन है, जो ऋणायन है, उन पर एक बल लगेगा, यह बराबर QVB sin 90 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का डायरेक्शन कितने का है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर, तो अंदर ट्रैवल किधर कर रहा है? इधर। क्या डिग्री का एंगल बनेगा भैया? 90 डिग्री बनेगा ना, तो QVB sin 90 डिग्री, एंड sin 90 डिग्री का मान 1। तो सभी इसके अंदर उपस्थित सभी कणों पर जो बल लग जाएगा, अच्छा इसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, तो इसीलिए मैं इसे FM से लिख देता हूँ, ठीक है? FM का मतलब होता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? 2 प्रकार के बलों की यहाँ चर्चा होगी, इसी वजह से मैं बलों को अलग अलग इंडिकेट कर रहा हूँ। तो एक बल लग गया FM मैग्नेटिक। अब यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों? QVB। आई बात समझ में? ठीक, चलो। अब इसके अंदर बच्चों मैं 2 परमाणु को लेकर के सारी चीजें एक्टिविटी आपको शो कर रहा हूँ, आप बात को समझिएगा, ठीक है? देखो, ये आपका धनायन परमाणु है और ये आपका ऋणायन, यही था, ठीक है? तो धनायन परमाणु को ध्यान से मेरी बात सुनना, डायरेक्शन के साथ समझना। आपको मैंने लारेंज बल का डायरेक्शन निकालने के लिए 2 नियम बताए। लारेंज बल की दिशा निकालने के लिए कितने नियम? 2 नियम। पहला दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 2, और दूसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ, बता रखे? ठीक है, चलो अब जरा ध्यान दो। अगर हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करें, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करें, ठीक है, तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप लोग इसको कहाँ रखते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के दिशा। इसको कहाँ रखते हैं? तो ये क्या बताता है? लारेंज बल की दिशा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे बच्चों, आपका चालक किधर ट्रैवल कर रहा है? उधर। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर। आपका धनायन किधर चलेगा? उधर चलेगा ना। तो उस पे जो लारेंज बल लगेगा उसकी दिशा किधर को होगी? ऊपर की ओर होगी। यानी धनायनों पर लारेंज बल किधर को लगेगा? ऊपर की ओर। कैसे लगेगा? देखो इस लॉ के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। इसको रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर की ओर। अंदर की ओर गया मेरी ये उंगली बीच वाली। चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहले वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किया, ठीक। और एक बात बताओ बाबू, इसको कहाँ रखा जाता है? धारा की दिशा। और धारा उधर बहती है जिधर धनावेश चलते हैं। किधर चल रहा है? उधर चल रहा है। सॉरी फ्लेमिंग के मैं दाहिना तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और ये धनायन के चलने की दिशा में। जिधर धनायन चल रहा है उधर ही तो आपका बच्चों धारा बहेगा। और अंगूठा किधर को? लगने वाले लारेंज बल का डायरेक्शन समझा, ठीक। तो हमारे इस धनावेश पर जो लारेंज बल लग रहा है ये किधर को लग रहा है? ऊपर की ओर। अब हम थोड़ा सा ऋणायन पर देख लेते हैं ये डायरेक्शन, ठीक। ऋणायनों में अगर हम बात करें तो इसकी दिशा को देखो, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, ठीक। और आपको मैंने ये बात पढ़ा रखा है कि जिधर ऋणावेश चलता है धारा उसके विपरीत दिशा में। देखो चालक इधर चल रहा है तो ऋणावेश इधर ही चलेगा ना। इसका मतलब धारा
उधर मुड़े। बताओ इस ऋणावेशों पर जो ये लारेंज बल लग रहा है वो किधर मुड़ेंगे? नीचे की ओर। तो बच्चों इस पे एक लारेंज बल लग गया या फिर हम किस डायरेक्शन में? नीचे। कोई दिक्कत? बात समझ में? अब हम देख रहे हैं कि धनायनों पर लारेंज बल ऊपर की ओर लग रहा है और ऋणायनों पर लारेंज बल लग रहा है ना। अब इस बल के प्रभाव से होगा क्या? सभी धनायन, अच्छा धनायन तो चलने के लिए स्टेबल होते हैं, चलने के लिए फ्री नहीं होते। चलने के लिए फ्री कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बाबू होगा क्या कि सभी के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर ट्रेवल करने लगते हैं। क्यों? किस फोर्स से? इस एफएम के कारण। इस एफएम के कारण जो इलेक्ट्रॉनों पर बल लग रहा है, पूरे धातुओं में इलेक्ट्रॉन हुई है ना, उस सभी धातुओं में इलेक्ट्रॉन पर ये जो एफएम वाला बल लग रहा है वो किस को लग रहा है? और चालक चलने के लिए फ्री, मुक्त इलेक्ट्रॉन चलने के लिए फ्री। सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर आ गए? अब धीरे धीरे क्या होगा कि चालक का ऊपरी सिरे में खाली धनावेश आ जाएगा और निचले सिरे में खाली क्यों आ जाएगा? ऐसा क्यों हो जाएगा सर? अरे जब कुल इलेक्ट्रॉन निचला इकट्ठा हो जाए, कुल धनायनों ऊपर इकट्ठा हो जाएगा तो होगा क्या? एक सिरा धनावेशित हो जाएगा, दूसरा सिरा ऋणावेशित। और जैसे चालक का एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा ऋणावेशित हुआ, इन चालक के सिरों पर एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, एक विभवांतर पैदा हो जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं प्रेरित विभवांतर, या हम लोग कह सकते हैं उसको आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल जाने। इतना कंटेंट समझे? चलो, और हम ये बात भली भांति जानते हैं कि विभवांतर आया तो विद्युत क्षेत्र आया ही आया होगा। समझ में आया? ठीक, तो चलो देख लेते हैं कि यहाँ कितना विद्युत क्षेत्र आया। तो बाबू विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू, मान लिया इनके सिरों पर जो प्रेरित विभवांतर आया है वो कैपिटल V है, तो हम लोग ये तो जानते हैं ना कि E इज इक्वल टू B/T होता है। तो चालक की जो सिरों की लंबाई है वो L है, तो B/T कितनी हो जाएगी? यहाँ हो जाएगा लाला E इज इक्वल टू B/T। कोई दिक्कत? ये क्या उत्पन्न हो गया? चालक के सिरों का विद्युत क्षेत्र क्या पैदा हो गया? चालक के सिरों में विद्युत क्षेत्र आ गया। और अगर आपके चालक में मेरे बच्चों विद्युत क्षेत्र आ गया तो भैया अब सारा कंटेंट जहाँ पड़े तो वही होल्ड करो। इसके अंदर धनावेश और ऋणावेश है कि नहीं है? है। और क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र। क्या आया? विद्युत क्षेत्र। और अगर विद्युत क्षेत्र आ गया है तो इन सभी विद्युत क्षेत्रों के कारण इन सभी आवेशों पर एक विद्युत बल भी लगेगा या बराबर QE के हिसाब से। यहाँ पूरी तरीके से क्या आ गया? यहाँ आ गया भैया विद्युत क्षेत्र, इसके अंदर क्या आ गया? और विद्युत क्षेत्र भी आवेशित कण पर बल लगाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चाहे रुके रहे चाहे चले। अब विद्युत क्षेत्र के कारण सभी आवेशों पर लगने वाला बल FE इज इक्वल टू Q इंटू E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, FE का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब विद्युत बल। समझ में? जो विद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है। अब यहाँ जरा ध्यान दो, FE इज इक्वल टू Q, E का मान बच्चों या B/T, तो FE का मान हो जाएगा Q B/T। ये जो कैपिटल B मैं डिनोट कर रहा हूँ ये वोल्टेज है, स्मॉल v आपके चालक को जिस वेग से चला रहे हो उसकी गति का वेलोसिटी। समझ में? अब बाबू लोग हमारे इलेक्ट्रॉन के सिरे की ओर तब तक चलते रहते हैं और धनायन जे सिरे की ओर तब तक इकट्ठा होते रहते हैं जब तक यहाँ साम्य अवस्था नहीं आ जाती। साम्य अवस्था में होता क्या है? साम्य अवस्था में जो चुंबकीय बल है या फिर ये वैद्युत बल FE के बराबर हो जाता है। आई बात समझ में? जब ऐसा होगा तो हमारे जो धनावेश है, हमारे जो ऋणावेश है, ये ट्रेवलिंग करना बंद कर देंगे एक दूसरे को, हाँ अपने साम्य अवस्था में हो जाएंगे दोनों। समझ में आया? अब जरा देखो FM बराबर FE, ये किसके लिए? साम्य अवस्था के लिए। साम्य अवस्था के लिए। ठीक, FM का मान कितना है बच्चों? Q B B। FE का मान कितना है? Q B बटे Q से Q। ये V क्या है? प्रेरित। अगर हमको प्रेरित विभवांतर का मान निकालना है तो V इज इक्वल टू V B F। आई बात समझ में मेरे बच्चों? ये प्रेरित विभवांतर के लिए फॉर्मूला है, जहां V याद रखना प्रेरित विभवांतर। क्या है मेरे बच्चों? प्रेरित विभवांतर है। ठीक है, V क्या है? वेग है, चालक को जितने वेग से चला रहे हो। और V क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। L क्या है? चालक की लंबाई। ठीक है मेरे बच्चों,
तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक जब रेखीय चालक गति करता है तो उसके सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल यही होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी फिर से समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास एक चालक था। अच्छा, थोड़ा सा वैद्युत बल का हम डायरेक्शन समझा दें यहाँ पे कि वैद्युत बल धनावेश पर जो वैद्युत बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और वैद्युत क्षेत्र हमेशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र ई का डायरेक्शन किधर से है? ई का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है। अब जरा देखो, धनावेश पर जो वैद्युत बल लगेगा, धनावेश पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, यानी यफी धनावेश पर नीचे की ओर लगेगा, और इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल की विपरीत दिशा में होगा, तो यफी का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। ठीक है, चलो एक बार फिर से सुन लेते हैं बच्चों। हमारे पास एक चालक है जिसका नाम है जे के, चालक की लंबाई स्मॉल एल है। हमने इस चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में, जिसकी दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है, हमने रख दिया। अब जब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं तो तल के अभिलंबोत इसकी लंबाई पड़ रही है, और इसको हम लोग अब v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबोत दिशा में चला रहे हैं। तो जब हम चालक को v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाएंगे तो चालक में जो धनावेश है और जो ऋणावेश है वो भी तो v वेग से चलेगा। हम ये बात पढ़े हुए, हम ये बात जानते हुए हैं कि हमारे चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र में चलेंगे तो उन पर बल लगेगा, लारिस बल हमने लगा दिया। तुरंत हमारे धनावेश और ऋणावेश जब चल रहा है तो उन पर बल लग रहा है F बराबर QVB sin थीटा, एंड sin थीटा के स्थान पे यहाँ sin 90 हो जाएगा। sin 90 क्यों होगा? क्योंकि हमारे चालक के वेलोसिटी का डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत है। आई बात समझ में? तो V के स्थान पे 90, ये हमारे सभी धनावेश सभी ऋणावेशों पर लगने वाला क्या मिल गया? चुंबकीय बल, या कह सकते हैं उसको हम लोग लारिज बल। क्या कह सकते हैं बच्चों? लारिज बल। अब लाला जैसे लारिज बल लगेगा तो हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के रूल से देखा, जो धनावेशों पर लारिज बल लग रहा है ये ऊपर की ओर लग रहा है, और ऋणावेशों पर जो लारिज बल लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है। इस वजह से सारे के सारे ऋणावेश नीचे इकट्ठा होने लगते हैं और धनावेश ऊपर इकट्ठा होने लगता है। जैसे ही सारे धनावेश नीचे इकट्ठा होने लगेंगे, सारे ऋणावेश ऊपर इकट्ठा होने लगेंगे, यहाँ तुरंत ध्यान से इसका एक सिरा धनावेशित, दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाएगा। एक सिरा के धनावेशित और दूसरा सिरा के ऋणावेशित होने की वजह से इन चालक के सिरों पर एक वोल्टेज आ जाता है, जिसे हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं या प्रेरित विभवांतर कहते हैं। प्रेरित विभवांतर मान लिया कैपिटल V आ गया। कितना है? कैपिटल V आ गया। तो भैया विभवांतर तभी आया होगा जब वैद्युत क्षेत्र आया। तो वैद्युत क्षेत्र कितना आया उस चालक के सिरों में? E = V/L, जहाँ V चालक के सिरों में जो भी क्या नाम प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो है, और ये चालक की लंबाई। अब अगर यहाँ वैद्युत क्षेत्र आ गया और वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धनावेश ऋणावेश की ओर होती है, तो यहाँ लगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होगी, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव। अब धनावेश हो या ऋणावेश हो, जब वैद्युत क्षेत्र आ गया तो वैद्युत क्षेत्र धनावेश और ऋणावेश पर दोनों बल लगाएगा। धनावेश पर जो बल लगाएगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगाएगा, और ऋणावेश पर जो बल लगाएगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगाएगा। ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर तब तक इकट्ठा होते रहते हैं, धनावेश ऊपर की ओर तब तक इकट्ठा होते रहते हैं जब तक Fm का मान Fe के बराबर ना हो जाए। समझ में आया? जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स का मान इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनों और धनायनों जो होती हैं, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जो मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ये गति रुक जाती है। और जब गति रुक जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं साम्य अवस्था। क्या कहते हैं बच्चों? असाम्य अवस्था में Fm का मान Fe के बराबर, हमने Fe का मान Fm का मान रख दिया, सॉल्व किया तो V = VBL। ठीक है, तो ये हो गया प्रेरित विभवांतर के लिए फॉर्मूला। गुड आउट, द क्लियर? जल दे दो, जल लो। नहीं बैठो तो चलिए अगला हेडिंग पढ़ते हैं बच्चों। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट स्वप्रेरण। चलो बहुत इंपॉर्टेंट है स्वप्रेरण। ठीक है, क्या बच्चों? स्वप्रेरण। चलिए देखते हैं स्वप्रेरण किसे कहा जाता है। ठीक है, स्वप्रेरण की क्रिया है देखेंगे बच्चों। गजब का टॉपिक है, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो सब लोग ध्यान देंगे, क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्वप्रेरण। गाइस, हाउस द जोश? यस सर। स्वप्रेरण पढ़ने जा रहे हैं सर जी। हाँ, क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्वप्रेरण। हाँ तो थोड़ी फॉर्म में आओ यार, ऐसे तुम लोग देश की रक्षा करोगे? छी लानत है तुम लोगों पे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो ले इतना इम्पोर्टेंट है, उसमें टेस्ट में लिख के काट दिए थे। जब गलत रहेगा तो काटूंगा नहीं। तो जब स्वप्रेरण गुणांक दिए थे।
अच्छा चलो देखो, आओ समझते हैं स्वाप्रेरण क्या है बच्चों। देखो ध्यान दो, स्वाप्रेरण मेरे बच्चों, कौन सा प्रेरण? स्वाप्रेरण। स्वाप्रेरण कौन सा प्रेरण मेरे बच्चे? कौन सा प्रेरण? स्वाप्रेरण। कौन सा प्रेरण? स्वाप्रेरण। चलो पढ़ते ये था ना कहीं। देखो स्वाप्रेरण क्या होता है भाई। चलो मान लिया एक कुंडली है हमारे पास, मान लो कुंडली, मान लिया हमारे पास क्या है? कुंडली। और ये मैंने बना दिया आपके सामने एक मानी हुई कुंडली। ये क्या है बच्चों? मानी हुई कुंडली। अभी जो कुंडली आपने मानी थी ये वही कॉइल थी। ये मानी हुई क्या है मेरे बच्चों? कुंडली। ठीक है, अब हम लोग कुंडली में धारा भेज रहे हैं। हम लोग कुंडली में क्या कर रहे हैं? धारा भेज रहे हैं। इसकी मदद से हम इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों? धारा भेज रहे हैं। यहाँ कंटेंट पर फोकस करो। और कुंडली में हम जो धारा भेज रहे हैं उसे कहते हैं मुख्य धारा। कुंडली में हम जो धारा भेज रहे हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? यानी यहाँ आई क्या है? मुख्य धारा है। आई क्या है मेरे बच्चों? मुख्य धारा है। आई बात समझ में? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का अभी मैंने आपको तरीका बताया, जिनमें से एक तरीका और भी है कि धारा के मान में परिवर्तन कर लीजिए। समझ में? अगर आप धारा का मान लगातार चेंज करते हैं तो धारा के मान के लगातार बदलने की वजह से आपकी कुंडली हो या आपका लूप हो या धारा जहां भी बह रही है उसके चारों ओर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लगातार बदलता है। और चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलने के कारण चुंबकीय फ्लक्स लगातार बदलता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसलिए आपका चाहे मुख्य धारा के मान में आप परिवर्तन करके भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं कि आप चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या नाम है, चुंबकीय फ्लक्स लगातार बदल सकते हैं। आओ बात करते हैं भाई इसमें। देखिए मुख्य धारा, अब एक बात बताओ, अगर धारा कुंडली में बह रही है, धारा कहाँ बह रही है? कुंडली। तो क्या कुंडली में धारा के कारण विजय कुमार आकर के ए विजय सेतुपति, ए विजय सेतुपति उठ के तो आ गया बेटो, अब आओ, नहीं आओ। अगर हम लोग मुख्य धारा, धारा किस में बह रही है? कुंडली में। धारा किस में बह रही है बच्चों? कुंडली में बह रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे कुंडली में धारा बह रही है। ठीक है भाई, अब हमने ये बात पढ़ा है धारा कहूं बहे, धारा मेरे बच्चों कहूं बहे। हाँ, तो उसके चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो क्या यहाँ चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा? बिल्कुल होगा। मैं ये चुंबकीय बल रेखाओं को ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों। ये क्या है? चुंबकीय बल रेखा। ठीक है, तो अगर इसमें कुंडली में हम धारा भेज रहे हैं तो कुंडली में जब धारा बहेगी तो कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में भी तो चुंबकीय बल रेखाएं चारों तरफ जनरेट होंगी। क्या कुंडली के सतह से, कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जब कुंडली खुद अपनी ही चुंबकीय क्षेत्र में है तो क्या कुंडली की खुद की बल रेखाएं कुंडली के तल से नहीं गुजरेंगी? गुजरेंगी। इसका मतलब ये है कि कुंडली जो खुद धारा के कारण खुद का चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण खुद का कुंडली का अपना चुंबकीय फ्लक्स होगा। होगा? ध्यान देना मेरी बात पे। अब आप क्या करो? मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करो। कुंडली के मुख्य धारा के मान में क्या करो? परिवर्तन करो। अगर कुंडली के मुख्य धारा के मान में तुम परिवर्तन करोगे तो इसका बी तुरंत बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? बायोट का नियम याद होगा, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पढ़ाया था। अगर तुमने धारा का मान बदला तो उससे क्या चेंज हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और तुरंत पढ़ा फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। धारा के चेंज होने से बी चेंज हुआ और बी के चेंज होने से फाई बी चेंज हो जाएगा। इससे क्या समझे? अगर कुंडली में बहने वाली मुख्य धारा के मान में तुमने परिवर्तन किया तो कुंडली, उसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आया? अगर इस कुंडली से बद्ध तुमने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। आई बात समझ में? मैंने जो कहा तुम लोग समझ गए?
अब अबुआ, अच्छा ये जो पढ़ रहे हो ना स्वप्रेरण, याद रखना ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। क्या उसकी एक घटना का एग्जाम्पल मान सकते हैं आप? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण। कई बार बोर्ड में आ गया है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे। हाँ, ऐसे ना बोर्ड में पूछ लेता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कोई एक उदाहरण को समझाइए, तो अब सब वहां विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझाने लगते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो एग्जाम्पल है वो होता है आपका, एक तो ये स्वप्रेरण और दूसरा आगे पढ़ाऊंगा अन्योन्य प्रेरण। आई बात समझ में? ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के उदाहरण है। आई बात समझ में मेरे बच्चों? चलो देखते हैं। तो अब यहाँ देखो कंटेंट समझना। हमने कुंडली में पहले तो धारा भेजा, और जो कुंडली में धारा हमने भेजा उस धारा को लोग क्या कहते हैं? मुख्य धारा। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? मुख्य धारा कहते हैं। तो जागी जाओ, सूता सी बैठे हुए। सर जी, हाँ कौन तार है और ये वाला इसको कनेक्ट करना है, इसमें आप इस बार हाँ, तो सर जी इसको लगाएंगे तो इसके बाहर नहीं वो चुंबकीय क्षेत्र आपको हर जगह मैंने पढ़ा दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ नहीं होता है। अगर वो सोलेनोइड हो तो वहाँ पे बाहर नहीं जनरेट होता है, तो अंदर। हाँ, भाई इस वाले में क्या होगा? किसमें? इस वाले बाहर जनरेट होता है भाई। इसमें भी हाँ, और क्या, बाहर जनरेट होता है। उस दिन जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो फेल हुआ था वो वही हो रहा था, समझ में? उसी चीज को मैं दिखाने वाला था कि जब हाँ, सर जी बाहर भी लाइट मारना चाहिए ना। लाइट बाहर का है हमारी, लाइट मारना चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। नहीं तब तो सर जी उसका प्रभाव तो कुछ दिखाएगा ही ना। तो बिल्कुल दिखाता है। अब सुनो छोड़ो, बिल्कुल दिखाता है ये। अच्छा एक बात बताओ, बायोसेवर्ट के नियम को मैंने पढ़ाया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तार के कारण कुछ दूरी पर तुमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाला, तो बिना वो जन्म लिए निकलता है, जन्म लेता है ना। चलो नहीं नहीं, मैंने इसी वजह से कहा था पहले लेकर के बैठ जाओ। अब मैं कोई बात नहीं, तो शुरुआती दौर में जब प्यास नहीं लगी थी तो मजाक मजाक में पी करके खत्म किए थे। बैठो, मैं नहीं जाता। हाँ, ऐसे बोलोगे तो घर वाली भाषा में चलो यहाँ देखो, यहाँ से बस कर भाई, यहाँ देखो। अगर इस कुंडली में बहने वाली धारा के मान में हम परिवर्तन कर देंगे तो होगा क्या? इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और अगर इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो मेरे बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना घटेगी कि नहीं घटेगी? घटेगी। और यहाँ जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना घटती है उसे हम लोग कहते हैं स्वप्रेरण। फिर से मेरी बात को सुनो, मैंने क्या कहा? अगर कुंडली में, किसमें मेरे बच्चों? कुंडली में, किसी कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा के मान में लगातार परिवर्तन कर दिया जाए, समझ में आया? तो उसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उसी कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के कारण एक ऑटोमेटिक प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को कहा जाता है स्वप्रेरण। जो इसमें धारा, प्रेरित धारा पैदा होती है वो तो लेंस के नियम का पालन करेगी। तो ये उस कारण, जिस कारण से उत्पन्न हुई उसी कारण का विरोध करने लगती है। किस कारण से यहाँ उत्पन्न हुई है? धारा के मान को बदलने से। तो वो धारा के मान के बदलने का विरोध करने लगती है, समझ में आया? ठीक है, तो ये घटना कहलाती है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण समझ गए? किसी कुंडली में बहने वाली, यदि हम मुख्य धारा के मान में, किसमें बच्चों? मुख्य धारा के मान। मुख्य धारा का मतलब जो उसमें पहले से बह रहा है, जो बैटरी वगैरह लगा करके भेज रहे हैं, ठीक है, जो हम वोल्टेज लगा करके भेज रहे हैं उसी को मुख्य धारा कहते हैं। तो अगर किसी कुंडली में बहने वाली मुख्य धारा के मान में हम लगातार परिवर्तन करेंगे तो उसके कारण तुम्हारी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, जिसके कारण तुम्हारी कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाएगी, समझ रहे? और जो मुख्य धारा के मान का विरोध करती है, हर कंडीशन में मुख्य धारा के मान का क्या करेगी वो? और इस घटना को हम लोग कहते हैं स्वप्रेरण। अब चलो देखते हैं कि आखिरकार ये मुख्य धारा के मान का विरोध करती कैसे है। चलो हम क्या देखने वाले बच्चों? मुख्य धारा के मान का ये विरोध कैसे करती है। देखो, तुम्हें मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करना है ना? देखो, मुख्य धारा, अगर इसके मान में तुम परिवर्तन करोगे तो मुख्य धारा के मान में परिवर्तन कैसे कर सकते हो? या तो धारा बढ़ाओगे, या तो इसके अलावा कुछ और कर सकते हो।
धारा कहोगे सर स्विच ही बंद कर दे, तो ये वो भी तो धारा घटेगी ही। हाँ? अब जैसे ये धारा जा रही है, मैं इसको बंद कर दूं तो इसमें धारा घटेगी ही, तो घट करके जीरो हुई, ज्यादा हो गई। समझ में आ रहा है? तो धारा परिवर्तन सिर्फ 2 सोर्स में होगा मेरे बच्चों। धारा परिवर्तन कितने सोर्सेस में? पहला, या तो धारा बढ़ा सकते हो या तो धारा। चलो अब ध्यान से समझिएगा कि कैसे जो कुंडली में स्वप्रेरण की घटना के दौरान जो प्रेरित धारा कुंडली में आती है वो कैसे मुख्य धारा के मान का विरोध करती है। चलो समझते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा बच्चों, मान लिया ये हमारी कुंडली है, ये क्या है बच्चों? ये हमारी कुंडली है और इसमें जो मुख्य धारा बह रही है वो इधर को बह रही है। समझ में? मुख्य धारा किधर को बह रही है? इधर को, मतलब ऐसे जा रही है वैसे होकर के फिर ऐसे आ रही है। और तुमने इसमें धारा का मान क्या किया? बढ़ा दिया। धारा आई को क्या किया? इंक्रीज कर दिया। समझ में? तो अब जो प्रेरित धारा का मान बढ़ाया ना, पहले यहाँ इतना धारा बह रहा था, अब बढ़ा करके जब इतना किया तो धारा का मान बदला कि नहीं बदला? तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो इस कुंडली से बदले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। अब हुआ परिवर्तन तो क्या आएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। क्या आएगा बच्चों? और लाला आएगा भी प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल जैसे उत्पन्न हुई ना, तुरंत मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहने लगता है। देखो विरोध हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। धारा का मान बढ़ा था तो जिस दिशा में धारा बढ़ करके बह रही थी उसके विपरीत दिशा में बह गया। समझ में आया? इसका मतलब मुख्य जो प्रेरित धारा थी ये मुख्य धारा का विरोध करने लगा। क्यों विरोध किया? क्योंकि इसके लेंस के नियम में यही बात बताई गई है, उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से खुद। आई बात समझ में? ठीक। और अगर जरा देखो, मान लिया ये कुंडली और तुमने धारा का मान, तुमने आई का मान मेरे बच्चों डाउन कर दिया, घटा दिया। धारा का मान क्या किया? पहले धारा ऐसे जा रही थी, ठीक। जब तुम धारा घटाओगे तो धारा का मान घट रहा, मुख्य धारा। बस तुरंत जो धारा का मान पहले मान लो इतना था, ठीक, इतना था, तुमने धारा का मान घटा दिया तो धारा का मान परिवर्तित हो गया ना। जब धारा का मान परिवर्तित हुआ तो कुंडली से बदले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। कुंडली में क्या आएगी? प्रेरित धारा। अब तुरंत प्रेरित धारा जिस दिशा में मुख्य धारा बह रही थी उसी धारा में खुद को भी बहा देगी। क्यों? ताकि धारा के मान में परिवर्तन ना हो। विरोध करना है ना। अब की बात धारा घट रहा है तो उसी की दिशा में बह करके धारा को बढ़ा दिया उसने। समझ में आया? घटाने का विरोध हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? जैसे मान लो तुम पहले 4 रोटी खाते थे, ठीक है, तुम 4 रोटी खा रहे हो, अब किसी ने तुम्हारी रोटियों की संख्या घटा करके कम कर दिया, ठीक, और मैं प्रेरित धारा हूं, मैंने अपनी रोटी को तुम्हें दे दिया, 2 तुम्हें दे दिया। मान रोटी घटाने का विरोध हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? तो यहाँ लाला जब आप धारा का मान घटाते हैं तो जो प्रेरित धारा होती है, प्रेरित धारा क्या करती है? पट्ट से मुख्य धारा के मान धारा डायरेक्शन में बहने लगती है। और जैसे विद्युत वाहक प्रेरित विद्युत वाहक बल डाउन हो जाता है। वो क्यों डाउन किया भैया? तो सर जी वो कहाँ गया? ऐसे उत्पन्न हुआ जब बढ़ा है तो धारा किसकी वजह से बह रहा है? धारा ये विद्युत वाहक बल की वजह से बह रहा है। समझ में आया? ये जो धारा बह रहा है ये हमने वोल्टेज वगैरह लगाया उसके कारण बह रहा है। और जब इस धारा के मान में आप परिवर्तन कर रहे हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो आ रहा है उसके कारण प्रेरित धारा बह रही है। अब मैं हर जगह ये नहीं बोल सकता हूँ कि प्रेरित विद्युत वाहक बल आया उसके बाद धारा बही। समझ में आया? अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि धारा बह रही है तो उसका मतलब वहाँ वोल्टेज प्रेरित वाला आ गया है तब वो बह रही है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। तो जब हमने धारा का मान बढ़ाया था, जब धारा का मान, तो जो प्रेरित धारा थी वो मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहने लगी। धारा के मान को बढ़ाने का वो विरोध करने लगा क्योंकि विपरीत दिशा में अगर वो बहेगी तो धारा का मान घटेगा। समझ में आया? और जब हमने धारा का मान घटाया तो जो प्रेरित धारा थी ये मुख्य धारा की दिशा में बहने लगी जिससे घटती हुई धारा का मान बढ़े। समझ में? मतलब घटने का विरोध होने लगा। बात समझ में? ठीक। तो इस तरीके से स्वप्रेरण की घटना घटती है और उसमें इस तरीके से हमारे लेंज का नियम काम करता है और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का एक एग्जाम्पल है। समझ में आई बात? ठीक। अब इसी से कनेक्ट करता हुआ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। नहीं, अब इसके बाद मेरे बच्चों आता है स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व।
ध्यान दीजिएगा, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें। बोर्ड में पूछेगा स्वाप्रेरण किसे कहते हैं, बिल्कुल लिख के स्वाप्रेरकत्व की परिभाषा। स्वाप्रेरण एक प्रक्रिया है, स्वाप्रेरकत्व एक राशि है। समझ में आया? स्वाप्रेरण गुणांक और स्वाप्रेरकत्व ये दो चीजें एक ही हैं, लेकिन स्वाप्रेरण अलग है। समझ में आया? इससे पहले जो मैंने बताया वो स्वाप्रेरण है, और जो मैं यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ ये स्वाप्रेरण गुणांक है, इसे हम लोग स्वाप्रेरकत्व कहते हैं। चलो बात को अब यहाँ सीखते हैं, समझिए बच्चों। देखो ध्यान दीजिए, हमारे पास एक कुंडली थी ना। अगर हम मान लें कि उस कुंडली में जो मुख्य धारा थी वो स्मॉल आई बह रही थी। कुंडली में क्या थी बच्चों? मुख्य धारा स्मॉल आई। हमारी कुंडली में मुख्य धारा कितनी है? स्मॉल है। अगर कुंडली में फेरों की संख्या की बात करें तो मान लिया फेरों की संख्या कैपिटल एन है। कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? कैपिटल एन। अब जरा देखो बबलू, अगर कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या कितनी होगी? एन इंटू 5। अरे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा ना जी, तभी तो स्वाप्रेरण की घटना घटी थी। ये जो कंटेंट है, ये जो मैं टॉपिक उठा रहा हूँ, ये टॉपिक मैं स्वाप्रेरण की घटना को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। समझ रहा है? ये कोई अन्य प्रक्रिया नहीं है। इसका बटल है लंबी पहचान। तो बताओ ठीक, अभी ये पढ़ा। चलो चलो आ जाओ। तो जो कुंडली थी, उस कुंडली में मुख्य धारा कितनी बह रही है? आई। कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? कैपिटल एन। और अगर किसी एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाइव हो तो फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। हमारी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या कितनी हो जाएगी? N 5 हो जाएगी। देखो ये जो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या होती है N 5, ये आपके कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी कुंडली में जितने ज्यादा फेरा रहेगा और धारा का मान उतने ज्यादा करोगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मान उतना ढेर मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, यानी कुंडली में स्वाप्रेरण की घटना के टाइम में जो कुंडली यूज हो रही थी, उस कुंडली में धारा का मान जितने ज्यादा रहेगा चुंबकीय फ्लक्स का मान उतने ज्यादा रहेगा। आई बात समझ में? तो ये बात तो सही भी है। अच्छा, ये याद रखना कि फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। स्वाप्रेरण की घटना की मैं बात कर रहा हूँ। कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती। भाई बात समझ में बच्चों? और हम जानते हैं कि अगर हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाया तो एक कांस्टेंट है। क्या आएगा बच्चों? कांस्टेंट। जहां यल जहां एल एक नियतांक है जिसे हम लोग मेरे बच्चों कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? कुंडली का स्वाप्रेरण। आई बात समझ में? ठीक है, जहां यल एक नियतांक है मेरे बच्चों, जिसे क्या कहा जाता है? कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक। कोई दिक्कत? ठीक। अब यहीं से कुंडली के स्वाप्रेरण गुणांक की परिभाषा निकलती है। एक बार यहाँ तक कंटेंट फिर से सुन लेते हैं भाई। देखो, किसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या n इंटू 5 उस कुंडली में प्रवाहित धारा स्मॉल आई के अनुक्रमानुपाती होती है। और अगर इस अनुक्रमानुपाती के सिंबल को हम हटाएंगे तो ये इक्वलिटी में आएगा, और इक्वलिटी में आते समय एक कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल एल, जिसे हम लोग कहते हैं स्वाप्रेरण। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? स्वाप्रेरण गुणांक कहते हैं। अब देखिए, स्वाप्रेरण गुणांक की इस कहानी में अब L की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो L इज इक्वल टू N 5V बटे I आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा ना। और अगर लाला यदि आपकी कुंडली में प्रवाहित धारा, आपकी कुंडली में मेरे बच्चों प्रवाहित धारा एकांक हो। कैसी हो? एकांक हो।
तो फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या, तो फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या यल के बराबर होती है। आई बात समझ में? यानी अब हम कहेंगे कि अगर हमारे स्वप्रेरण की घटना वाली कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो, यानी 1 एम्पीयर की धारा बहे उसमें, तो जो स्वप्रेरण होता है उसका मान किसके बराबर होगा? फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ये जो स्वप्रेरण गुणांक आ रहा है हमारे सामने यल, अच्छा यल का जो मात्रक होता है, इसका एक मात्रक अभी जान लो हेनरी होता है। अभी यल का जो मात्रक होता है मेरे बच्चों, ये हेनरी होता है, जिसे हम लोग यल से शो करते हैं, लेकिन इसका मात्रक हेनरी होता है। अभी के लिए इतना जान लो, अभी इसका और भी मात्रक निकल के आएगा हमारे सामने, ठीक है? हाँ, अभी हमारे सामने इसका और भी मात्रक निकल करके आएगा। अच्छा यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से भी आ जाएगा, वेबर डेस्टर प्रति एम्पियर, ठीक है? कई मात्रक बन सकते हैं। चलो अब देखो एक बात बताओ, ये सारी प्रक्रियाएं क्या फैराडे के लॉ को फॉलो करेंगी कि नहीं करेंगी? करना पड़ेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है स्वप्रेरण, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के रेफरेंस में ही तो फैराडे ने नियम दिया है, तो बिल्कुल काम करेगा यहाँ पे, है ना? अब हम बात करते हैं फैराडे के फर्स्ट लॉ से। किससे बच्चों? इसी घटना के लिए भाई, ये जब सब बातें चल रही है इसी के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि कुंडली में फैराडे का नियम ही काम कर रहा है। कुंडली में विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो वहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल आ रहा है, जिसके कारण कुंडली में जो है प्रेरित धारा बह रही है। तो क्यों नहीं लगाएंगे फैराडे के पहले नियम? ठीक है, तो स्वप्रेरण की घटना में मेरे बच्चों देखो, हम लोग फैराडे के पहले नियम से चल रहे हैं, फैराडे के प्रथम नियम से। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं फैराडे के प्रथम नियम की, तो फैराडे के प्रथम नियम, इंक डालो तो इसमें बहुत ज्यादा मत डालना, थोड़ा सा। फैराडे के प्रथम नियम की अगर हम बात करें, तो स्वप्रेरण की घटना के समय में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आ रही थी, वो क्या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होना पड़ेगा। यन को थोड़ा सा डेल्टा के अंदर अगर हम लिखेंगे तो माइनस डेल्टा यन फाइव ई बटे डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जरा लाला ध्यान दो, यन इंटू डेल्टा फाइव ई बराबर तो यल इंटू आई होता है। देखो ये होता है कि नहीं होता? तो ये डाटा वहां रख सकते कि नहीं रख सकते? तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यल आई बटे डेल्टा टी। जो लोग कांस्टेंट होते हैं उन्हें डेल्टा के सिंबल के अंदर ले जाओ या बाहर ले जाओ, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। E इज इक्वल टू यल को डेल्टा साइन के बाहर कर लेंगे तो माइनस डेल्टा आई बटे डेल्टा टी हो जाएगा। हो जाएगा बच्चों, पूछ लो, सब हो जाएगा। और अब जरा देखो यहाँ से यल बराबर क्या हम इसे लिख नहीं सकते? माइनस ई बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अरे इसको उधर भेजोगे तो वो जाकर भाग नहीं करेगा जी, भाग करेगा ना। और अब एक बात बताओ दादा, अब यहाँ डेल्टा आई भी आई बटे डेल्टा टी को थोड़ा सा पहचानो। डेल्टा आई बटे डेल्टा टी है क्या? धारा परिवर्तन की दर। अरे स्वप्रेरण की घटना क्यों घट रही थी? जब कुंडली में बहने वाली धारा में बदलाव कर रहे थे, तो ये वही आ गया धारा परिवर्तन की दर। धारा परिवर्तन की दर का क्या सेंस है? धारा परिवर्तन की दर का सेंस है बच्चों कितने समय में कितनी धारा का मान परिवर्तित हो गया। समझ में आया? तो अगर मेरे बच्चों देखो यहाँ पे धारा परिवर्तन की दर अगर एकांक हो जाए, धारा परिवर्तन की दर एकांक हो जाए, एकांक होने का मतलब क्या है? डेल्टा आई बटे डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर पर सेकेंड। अब इसका क्या मतलब है सर जी? इसका मतलब बहुत साधारण है कि हमारी कुंडली में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा बदले, या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। समझ रहे? तब लाला तनी बताऊं मैं, L इज इक्वल टू माइनस, या अगर मैं केवल संख्यात्मक रूप में इसकी बात करूं, संख्यात्मक रूप में तो यल बराबर E। अब इसका पूरा सेंस समझ लेंगे। इसका पूरा सेंस क्या है? इसका पूरा सेंस ये है कि अगर कुंडली में स्वप्रेरण की जब घटना घट रही होती है, तो उस कुंडली में अगर हम लोग धारा परिवर्तन की दर एकांक कर दें, तो कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका संख्यात्मक मान स्वप्रेरण गुणांक का स्वप्रेरकत्व कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है।
और है यहाँ से, देखो दादा, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो यल का एक मात्रक और निकल करके आता है, यल का मात्रक निकल करके आता है बच्चों वोल्ट प्रति एम्पियर डैश सेकंड। समझा? वोल्ट प्रति एम्पियर प्रति सेकंड, नहीं डैश नहीं, प्रति सेकंड। समझ में आ रहा है? ये होता है उसका मात्रक। तो एक मात्रक सबसे प्रचलित जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, और उसे आप बोल सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर प्रति सेकंड। अरे देखो 3 बार बटे ना, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रति सेकंड। समझ रहे हो? या सेकंड ऊपर ले जाओगे तो कहोगे वोल्ट डैश सेकंड प्रति एम्पियर, एक ही बात है। ठीक है, तो ये घटना है मेरे बच्चों स्वाप्रेरण गुणांक या स्वाप्रेरण। आई बात समझ में? ठीक। हाँ नहीं अभी पी तो कहाँ भी है सर? क्या, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा, मैं तो कंटिन्यू बोल रहा हूँ, तुम लोग शांति से बैठो तभी नोटिंग मचा। अच्छा मैं समझ में आ गया, तुम लोग बाहर जो ये जाने वाला रूटीन है ये बस ऐसे ही बना है, वो वास्तव में लगती नहीं है प्यास। सर जी अभी हम नहीं जाना। हाँ वो घूमने जाते ही हो तुम लोग। विनय सर जी 3 घंटे तक ये हवा बैठा जाएंगे। ठीक है, सब बोलो नहीं। सर जी हाँ। जाने दीजिए। नहीं जाना है, चलो। अब ये अन्योन्य प्रेरण, कौन बच्चे? चलो इसके बाद पढ़ा देते हैं, अभी तुरंत पढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है? एक फिनोमेना और पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे उसको। देखो इसमें फिल कर दो भाई, और फिल करके ना इसको जेब में रख लो, ये गर्म रहे, ये ठंडा हो जाता है ना तो इंक जम जाता है उसके। देखो मेरे बच्चों अन्योन्य प्रेरण की घटना पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी घटना पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चे? अन्योन्य, चलो अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अच्छा अभी पहले अन्योन्य प्रेरण पढ़ना है हम लोग, तो उसके बाद अन्योन्य प्रेरण गुणांक पे आएंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? देखो क्या है हेडिंग? समतल कुंडली का हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि भाई अगर समतल कुंडली है कोई, ठीक है क्या बच्चे? समतल कुंडली, तो समतल कुंडली का स्वाप्रेरकत्व कितना होता है, कैसे होता है? चलिए ध्यान देते हैं। आ जाओ तो हम पढ़ लेते हैं समतल कुंडली का स्वाप्रेरकत्व क्या है और कैसे है। देखिए मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक कुंडली है और वो समतल है। कुंडली कैसी है बच्चों? ऐसी मान लेते हैं हमारे पास ये है कुंडली। क्या है बच्चों? कुंडली। और ये क्या है मेरे बच्चों? कुंडली। अब सुनिए मेरी बात समझिए, मान के चल रहे हैं कि इस कुंडली में पैरों की संख्या कैपिटल है। कितनी बच्चों? कैपिटल। और इस कुंडली में हम मान के ये भी चल रहे हैं कि इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली में कितनी धारा बह रही है बच्चों? आई। अगर कुंडली में धारा बह रही है तो उसके कारण कुंडली क्या करेगा? अपने चारों ओर, अपने इसके सेंटर पर बात कर लेते हैं, इसके सेंटर पर बात करते हैं। इसके सेंटर पर कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आइए हम इस पर बात करते पहले। कुंडली के केंद्र पर अगर हम उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र देखें, चुंबकीय क्षेत्र, तो आपको ये मैंने पीछे पढ़ा रखा है बच्चों कि कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र, तुमने नरक कह दियो एकदम। कुंडली के केंद्र पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करें बच्चों, तो देखिए अगर कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली के केंद्र पर, हाँ कुंडली की त्रिज्या मान के चलते हैं, स्मॉल ए है या आर है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B = R मानेंगे।
आर मान लो, आर मान लो, ये मान लो, एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो b इज इक्वल टू म्यू 0 आई बटे 2 पाई, सॉरी 2r, यस 2, सर, ठीक है। यस ये होता है आपके कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र न्यूटन प्रति एम्पियर डैश मीटर, ठीक है। ये आपका कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर ये कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, अच्छा अब हमें ये मान के चलना है कि कुंडली के संपूर्ण स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एक समान है। समझा है? क्या हुआ, क्या क्या काम, जाओ। कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, देखो, अच्छा जाओ यार। कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू 0 I बटे 2r न्यूटन प्रति एम्पियर डैश मीटर। हम ये मान के चल रहे हैं कि संपूर्ण स्थान में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एक समान है। समझ आया? हम ये मान के चल रहे हैं कि कुंडली के संपूर्ण स्थान में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एक समान है। तो बाबू इस कुंडली के तल से, अच्छा कुंडली के तल का अगर एरिया त्रिज्या a है तो इसका एरिया कितना बनेगा मेरे बच्चों? पाई आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? कुंडली से बद्ध या किसी से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालना है तो वही तो होता है। यस सर, ठीक है, कुंडली का तल एक समतल है तो समतल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतना हो गया। और एक बात बताओ, सारे स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान है। Yes, sir. तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए तल से पूरे का पूरा जो चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा वो पूरे वृत्त से निकलेगा, पूरी कुंडली के केंद्र से पूरे सरफेस से इसके निकलेगा। समझ रहे? अब एक बात बताओ, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? बी। एरिया का मान कितना है? पाई आर स्क्वायर। थीटा पर जरा विचार करो। समतल पर अगर आप क्षेत्रफल वेक्टर खींचेंगे तो तल के लंबवत बाहर की, और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है बच्चों केंद्र पर, और क्योंकि हम मान के चले हुए हैं कि एक समान है, समझ में आ रहा है, तो तल के लंबवत बाहर की हुई आएगी। समझे? फिलहाल वो धारा के डायरेक्शन पर काम करता है। आप जरा देख लो, तल के लंबवत कौन से लॉ है? ये फ्लेमिंग का लॉ है। ये आपके दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर एक खाई लो तुमने। तो बाबू वेक्टर ए का डायरेक्शन और वेक्टर बी का डायरेक्शन एक ही है कि नहीं? तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ये शांत रहो तुम लोग। ये हो गया कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ये क्या है बच्चों? कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। और थीटा को अभी हमने वहां समझा तो इन दोनों के बीच का एंगल हमें समझ में आया 0 डिग्री। तो फाई बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू म्यू 0 आई बटे 2r। क्या चीज? अच्छा फेरो की संख्या यहाँ पे कैपिटल एन है तो यहाँ पे हो जाएगा एन आई। वो कुंडली के लिए होता है, लूप के लिए होता है। कुंडली में फेरे आ जाते हैं तो वहाँ 2n से मल्टीप्लाई हो जाता है, हो जाएगा ये आई। अब यहाँ पे a की वैल्यू बच्चों पाई आर स्क्वायर इनटू cos क्या डिग्री 0। यहाँ से मेरे बच्चों एक r से r कैंसिल हो जाएगा। पाई b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 n आई एंड क्या बचा है पाई r बटे 2 cos 0 डिग्री का मान 1। ये आ गया तुम्हारे कुंडली के समतल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। समझ में आया? अब जरा देखो, अतः हम लोग जरा देखते हैं स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा से। अतः स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा से मेरे बच्चों, अगर हम स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा से बात करते हैं तो हमें दिखाई देगा कि हम जानते हैं ये चीज L इज इक्वल टू n फाई बी बटे आई। n फाई बी बटे, जानते कि नहीं जानते? जानते हैं। अब फाई बी का मान कितना हमारे पास? n इंटू डेल्टा फाई बी का मान बच्चों म्यू 0 n आई पाई आर बटे आई हो जाएगा। अच्छा उसके टोटल बटे हो जाएगा ना? इसके टोटल बटे 2 था तो इसके टोटल बटे आई से आई कैंसिल। L इज इक्वल टू आ जाएगा आपका L इज इक्वल टू म्यू 0 n स्क्वायर पाई r बटे 2।
ये आपके समतल कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक है या स्वाप्रेरकत्व कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये 2 है, ये नहीं। सबसे पहले क्या किया गया, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला गया, फिर कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, उसके बाद आपने स्वाप्रेरण गुणांक की परिभाषा लगाई। यहाँ ध्यान रखिएगा कि कुंडली के संपूर्ण तल का यदि चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहेगा तभी ये फॉर्मूला आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। समझ है? लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला इसके केंद्र के कुछ लगभग हिस्सों तक काम करेगा, क्योंकि कुंडली के केंद्र के चारों तरफ का लगभग थोड़ा सा हिस्सा ऐसा होता है जहाँ का चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। आई बात समझ में? चलिए, इसके बाद इसी का एक पार्ट और पढ़ना हम लोग को, उसको पढ़ लेते हैं। लंबी परिनलिका का अब हमें पढ़ना बच्चों लंबी परिनलिका का स्वाप्रेरकत्व। लंबी परिनालिका का स्वाप्रेरकत्व। चलिए, अगर लंबी परिनालिका के बारे में बात करें तो लंबी परिनालिका से तो निपट पहले से ही चुके हैं। दूसरा लंबी परिनालिका से तो भैया निपट पहले से चुके हैं। आइए अब हम उससे बात करते हैं। मान लिया हमारे पास एक लंबी परिनालिका है। क्या है बच्चों? परिनालिका है। और इस लंबी परिनालिका में मान के चलते एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पूरी परिनालिका की अगर हम लंबाई मान लेते हैं तो स्मॉल है। परिनालिका कितनी लंबी है, उसके एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं, तब परिनालिका में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? फेरों की संख्या n बराबर स्मॉल n बटे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर एकांक लंबाई की बात करो तो ये एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, संपूर्ण लंबाई में फेरों की संख्या की बात करते हैं तो n है। ठीक है, अगर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या की बात करते हैं तो ये यहाँ लिख दो। परिनालिका में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n बटे स्मॉल n। ये जो कैपिटल N देख रहे हो ये एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, और स्मॉल n ये पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या है। समझ में आ गया? परिनालिका की लंबाई पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? करना पड़ेगा, लेंथ से भाग कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, मान के चल रहे हैं, अच्छा परिनालिका के बीच वाले हिस्से में परिनालिका के केंद्र पर जो फेरों की संख्या होती है, सॉरी क्या नाम उसका, चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता भी है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो परिनालिका है उसके पूरे अंदर का जो हिस्सा है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है। तो बाबू लोग परिनालिका के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों ने निकाल लिया है चैप्टर नंबर 7 में। परिनालिका के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र बी एकांक फेरों की संख्या अलग लिखा दिए हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जा रहा है? मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये है वो सेंस वही निकलना भाई, यहाँ लिख लो तुम। यहाँ जो चीज मैंने बताया उसी के हिसाब से सही था, वहां जो मैंने लिखा दिया वो उसी के हिसाब से सही है, उसमें क्या फर्क है? देखो परिनालिका में जो कुल फेरों की संख्या है, कुल फेरे वो कैपिटल N है, ये लिखा है ना? यस सर। ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं दूसरे पैटर्न में समझा रहा था, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब परिनालिका की लंबाई n मान लेते हैं तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वहां से बताया जा रहा है कि स्मॉल n एकांक लंबाई का है, कैपिटल N पूरी परिनालिका का है, पूरे फेरों की संख्या है, उससे क्या दिक्कत है? तो परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है हम जानते हैं B = μ0 N/2। ये क्या होता है? बस इतना होता है, और अगर सिरों की बात करते हैं तो बटे 2 हो जाता है। ठीक, तो परिनालिका के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र B = μ0 Ni। अब एक बात बताओ, स्मॉल n की वैल्यू कितनी मिल गई है? तो n बटे
यल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आ गया है परिनलिका का मेरे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, परिनलिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र। अब परिनलिका से बद्ध हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स। क्या निकालेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। परिनालिका नालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। चलो देखो, परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर मेरे बच्चों बी ए कॉस होता है, यही तो होता है। अब फाई बी इज इक्वल टू बी के स्थान पे म्यू जीरो एन आई बटे बी का मान मैंने कुछ निकलवाया है, वो कैसे करवा रहे हैं? ए का मान ए ही रहे। चलो नहीं, ए का मान अगर आपको यहाँ निकालना है तो आप कुंड ये परिनलिका के समतल का क्षेत्रफल ले लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनटू ए एंड एक बात बताना, देखो ऐसी परिनलिका होती है चुंबकीय बल रेखाएं अगर एक समान माने हो तो यहाँ पे ऐसा रहेगा, और सतह का अगर क्षेत्रफल देखोगे, क्षेत्रफल वेक्टर, तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ हो जाएगा cos 0 डिग्री। नहीं समझे? चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है तो वेक्टर भी तो इधर ही डायरेक्शन में होगा ना, या तो उधर होगा, और इसका तल का क्षेत्रफल देखोगे तो इधर हो जाएगा, समांतर हो गया। तो ये फाई बी बराबर आ जाएगा म्यू जीरो एन आई बटे एल इंटू कोई दिक्कत? ये आ गया चुंबकीय फ्लक्स किससे बद्ध? परिनलिका से बद्ध। अतः परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक, क्या मेरे बच्चों? परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक, या परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा से चलो, है ना, तो वो होता है L इज इक्वल टू एन फाई बी बटे आई, यही होता है। हमने फाई की वैल्यू, फाई बी का मान कितना वहां से निकाल रखा है, तो एन गुणे म्यू जीरो एन आई इंटू ए बटे हो जाएगा, वो एल है, वो बटे आई, ये आई उस आई से यल बराबर आ जाएगा म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बटे यल, ठीक। हेनरी, ये है आपका लंबी परिनलिका का स्वप्रेरकत्व या लंबी परिनलिका का स्वप्रेरण गुणांक। आई बात समझ में? कोई डाउट, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? एक ही काम करना है कि आपको जिस भी आकृति, जिस भी परिनलिका हुआ, टोरॉइड हुआ, कुंडली हुआ, किसी के भी कारण अगर आपको चुंबकीय क्या नाम ये स्वप्रेरण गुणांक निकालना है तो सबसे पहले उसका चुंबकीय क्षेत्र निकालो, चुंबकीय फ्लक्स निकालो, उसके बाद स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा से एल निकाल दो। समझ में? ये 3 काम करने हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि आपको वहाँ हर कंडीशन में मानना पड़ेगा कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है ये उतने हिस्से का एक समान है। समझ में आया? नहीं तो अगर अलग अलग हिस्सों पे चुंबकीय क्षेत्र अगर अलग अलग डायरेक्शन में है, असमान चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या हर जगह पे एंगल आपका थीटा बराबर 0 बनेगा? अलग अलग एंगल बनेगा ना, तो कैसे आप फाई बी कैलकुलेट करेंगे पूरे हिस्से के लिए? तो इस वजह से हमें ये मानना पड़ता है बच्चों कि हमारे पूरे हिस्से का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान है, जिससे आराम से ये कैलकुलेशन हो जाए। हाँ बच्चे जाओ। आइए, अब इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग, अन्योन्य प्रेरण की। ठीक है, क्या पढ़ लेंगे बच्चों? अन्योन्य प्रेरण के बाद मुझे लगता है 2 हेडिंग खाली होगा। अन्योन्य बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अन्योन्य प्रेरण क्या है बाबू लोग? तो अन्योन्य प्रेरण में मान लेते हमारे पास 2 कुंडलियां हैं। कितनी कुंडलियां? 2 कुंडलियां। चलो, एक कुंडली ये हो गई और दूसरी कुंडली ठीक इसके सामने रख दी गई। ठीक है मेरे बच्चों, इसमें से किसी एक को आप प्राथमिक कुंडली कह लीजिए, किसी दूसरे को आप द्वितीय कुंडली कह लीजिए। तो हम जो आगे रखा हुआ है उसको प्राथमिक कुंडली बोलेंगे और दूसरे वाले को द्वितीय कुंडली बोलेंगे। आई बात समझ में? तो बच्चों हमारे पास ये द्वितीय कुंडली और प्राथमिक कुंडली हो गई। ये है लाला अपना प्राथमिक कुंडली। क्या है मेरे बच्चों? प्राथमिक कुंडली।
एंड ये क्या है मेरे बच्चों, द्वितीय कुंडली है। क्या लाला, द्वितीय। अब बहुत गजब का ये फैक्ट है, बहुत गजब का ये टॉपिक है सब कुछ। आइए सब कुछ यहाँ समझेंगे, देखेंगे क्या है कैसे है। देखो अब बाई द वे प्राथमिक कुंडली में हम लोग धारा भेज रहे हैं और द्वितीय कुंडली को शांति से रखे हुए हैं। ठीक है, दो कुंडलियां आमने सामने हैं और प्राथमिक कुंडली को ऐसे से यहाँ रखा हुआ हमने और उसके ठीक सामने द्वितीय कुंडली को हमने रख दिया। और अब हम क्या करेंगे, प्राथमिक कुंडली में मेरे बच्चों धारा भेजेंगे, द्वितीय कुंडली में कुछ नहीं करेंगे। द्वितीय कुंडली में खाली हम लोग क्या करेंगे, धारा नापने वाली एक मशीन लगा देंगे। इसमें हमने एक धारा मापने के लिए एक मशीन लगा दी, बस अमीटर लगा दिया इसमें, समझ में आ रहा है। और इसका कनेक्शन हमने कर दिया है करंट वरंट इकट्ठा भेजने वाले से। ठीक है, अब देखो अगर आप लोग प्राथमिक कुंडली में जो मुख्य धारा बह रही है, आई जो धारा बह रही है उसे क्या कहेंगे, मुख्य धारा। जो मुख्य धारा बह रही है, अगर इस मुख्य धारा के मान में हम लोग परिवर्तन करते हैं, क्या करेंगे। अगर एक अकेली कुंडली की बात होती तो हमने पीछे पढ़ लिया उसको, कौन सी घटना घटती है, स्वप्रेरण। होता क्या है कि उस कुंडली में जब बहने वाली धारा के मान में हम बदलाव करते हैं तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है और उस कुंडली में ऑटोमेटिक से जो मुख्य धारा का विरोध करती है कोई स्वप्रेरण है। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर तो वो तो घटना इस कुंडली में होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो अगर आपने पहली वाली कुंडली में, प्राथमिक कुंडली है, ये आपकी द्वितीय कुंडली है। क्या है मेरे बच्चों, द्वितीय कुंडली है। अगर प्राथमिक कुंडली के मान में आपने परिवर्तन किया तो प्राथमिक कुंडली में जो धारा बह रही है मुख्य धारा, उसके कारण यहाँ क्या जनरेट होगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्या जनरेट होगा, और अगर आप लोग उस धारा के मान में बदलाव कर रहे हो तो क्या चुंबकीय क्षेत्र के मान में बदलाव नहीं होगा। अब पहली कुंडली ने जो चुंबकीय क्षेत्र बनाया है उसी चुंबकीय क्षेत्र में दूसरी कुंडली रखी हुई है। ध्यान देना मेरी बात पे, पहली कुंडली में धारा भेज रहे हो, पहली कुंडली में जो धारा जा रही है उसके कारण क्या बना हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र। और पहली कुंडली ने जो चुंबकीय क्षेत्र बना रखा है दूसरी कुंडली को उसके चुंबकीय क्षेत्र में तुमने रखा हुआ है। अब पहली कुंडली में बहने वाली धारा के मान को अगर तुम चेंज कर रहे हो तो क्या दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन नहीं होगा, होना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम पहली कुंडली में धारा बदल दोगे तो पहली कुंडली ने जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया वो बदल जाएगा। अगर कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बदल दिया है तो भैया वही चुंबकीय क्षेत्रों में बैठा है, समझ में आया। तो तुम्हारी दूसरी वाली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। और जब द्वितीय कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में धारा बदलने से द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, आई बात समझ में। और अगर द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो बाबू इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना घटेगी कि नहीं घटेगी। क्या इसमें ऑटोमेटिक से धारा बहेगी कि नहीं बहेगी, बहेगी। समझ में, इसमें क्या होगा मेरे बच्चों, ऑटोमेटिक से एक धारा बहेगी, आई बात समझ में। और जब इसमें ऑटोमेटिक से एक धारा बहेगी बाबू लोग, तो लाला लोग हम तो जान ही रहे अब क्या हो गया, अभी अन्योन्य प्रेरण की घटना घटेगी, समझ में आया, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक एग्जाम्पल है। चलिए थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, मोबाइल को भी रेस्ट दे देते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। छुट्टी है।